आखिर अंदर लिली कलाहाओं की तेजी थी। बाहर इतने सारे लिजर्डमैन और सीक्रेट रेल्म बीस्ट एक के बाद एक हमले कर रहे थे। इतने सारे सर्वाइवर्स और भिखारियों के पास इतनी जबरदस्त फायर पावर वाली बंदूकें थीं कि वे अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहे थे। और लिन यू ऐसा था जैसे कोई दिव्य सैनिक स्वर्ग से उतर आया हो। फे यू ने अपनी आंखों से देखा कि जब लिन यू उस अजीब कवच में आया तो वह दुश्मन की गोलियों की बौछार से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने असल में दुश्मन की भीड़ के सबसे घने हिस्से में आसानी से पूरा रास्ता बना दिया। इसके अलावा जब लिन यू ने ग्रेनेड कैनन गाड़ी निकाली तो ये रास्ता पूरी तरह से खुल गया, जिससे दुश्मन की हड्डियां और अंदरूनी हिस्से सीधे दिखने लगे। 9 राउंड की गोलाबारी के बाद किलेबंदी पर दबाव बहुत कम हो गया और लिन यू यही नहीं रुके। उन्होंने पहले देखे गए गन टावर को तैनात किया, दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। फे यू को शहर की दीवार पर लिन यू से गोला बारूद मिला और वह शहर के नीचे दुश्मनों के खिलाफ एक साथ लड़ी। जैसे ही लिन यू की छोटी बर्फ छिपकली की फौज पहुंची, जीत लगभग पक्की हो गई। युद्ध के मैदान की सफाई इस तरह की चीज आसान है जियाओ मिंग। लिन यू ने मुड़कर छोटे बच्चों को निर्देश दिया और जल्द ही सभी अलग अलग जगहों पर चले गए। फे यू, जो भी खजाने के बक्से बचे हैं उन्हें ले लो। बेशक, मुझे बस कुछ ही हथियार चाहिए। लिन यू को उनकी कोई खास इच्छा नहीं थी। इसके अलावा असल में उसे सिर्फ एक ही छाती मिली थी जब उसने एक लिजर्डमैन का सिर कुचला था जिसने पहले उसका पैर पकड़ लिया था। जहां तक हथियारों की बात है, अगर हो सके तो वह सिर्फ एक ही तरह के हथियार चाहते थे। आखिरकार उनके लिए सिर्फ एक होने का मतलब हो सकता है अनगिनत बदलाव और प्रोडक्शन। आह, तुम्हें इतना कम चाहिए। फे यू को यकीन नहीं हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि लिन यू को 60 या 70% दे देगा, लेकिन लिन यू को तो बस इतना ही चाहिए था। जैसे जैसे छोटी बर्फ की छिपकलियों ने धीरे धीरे बंदूकें और चमकते हुए डॉट्स को 2 बड़े ढेरों में जमा किया, जब फे यू रिफ्यूजी विलेज के लोगों ने अलग अलग जगहों से बक्से इकट्ठा किए तो सफाई का काम लगभग पूरा हो गया था। साफ कहूं तो हालांकि हम साथी हैं, फिर भी मुझे जो मिलना चाहिए मैं वो भी लूंगा। मुझे इन स्टोरेज स्पेस के आधे ग्लोइंग पॉइंट चाहिए, लिन यू ने कहा और छोटी आइस लिजर्ड से उन्हें 2 ढेरों में बांटने को कहा। आप सब ले सकते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है ना सब? सभी ने फे यू के साथ सहमति में सिर हिलाया। सच में लिन यू के बिना कोई भी जिंदा नहीं बचता। लूट का माल बांटना तो दूर की बात है। मेरा माल घर पर है, इतना ही काफी है, लिन यू ने कहा। कुछ अलग अलग तरह की शॉटगन और 2 स्नाइपर राइफलें ली और फिर स्टोरेज स्पेस लाइट पॉइंट्स के ढेर को छुआ जो धीरे धीरे गायब हो गए। बुरा नहीं, लगभग 5000 क्यूबिक मीटर पानी मिला। ये ट्रिप बेकार नहीं गई। घर, तुम्हारे घर पर क्या है? फे यू और बाकी लोग हैरान रह गए। लिन यू ने उन्हें सिर हिलाकर कहा, हमें भी वापस जाना है। ओह, बाहर जो मीडियम इलेक्ट्रिक गार्ड मशीन गन प्लेटफॉर्म है, उन्हें तोड़कर शहर की दीवारों पर लगा सकते हैं। मेरे पास वे बहुत हैं। अगर आपको और चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। मैं चलती हूँ। लिन यू ने तुरंत एक टैक्टिकल बीच बगी निकाली और उस पर बैठ गया, जबकि फे यू ने उस ट्रक को एक्टिवली इस्तेमाल किया जो लिन यू ने उसे पहले गिफ्ट किया था ताकि जियाओ मिंग और लिटिल आइस लिजर्ड्स को उसके शेल्टर तक वापस ले जाने में मदद मिल सके। इस बार कोई बात नहीं, लिजर्डमैन अभी भी आपकी निगरानी में है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है। लिन यू ने फे यू के शुक्रिया के शब्दों को बीच में ही टोक दिया। एक भावना, अगर लिली कलाहाओ अभी भी दूसरे स्थान पर हैं, तो शायद वे इसके पीछे नहीं थे। लिन यू ने पीछे मुड़कर शहर की बड़ी दीवारों और फे यू के ग्रुप को देखा और इंजन स्टार्ट कर दिया। टैक्टिकल बीच बगी की दहाड़ धीरे धीरे धीमी हो गई, जिससे फे यू के ग्रुप को लगा जैसे ये सब एक सपना था। वह व्यक्ति, वह कितना अविश्वसनीय होगा, झेंग जिंगजी ने अचानक कहा। सच में यकीन नहीं होता। हम सब लिन यू की तारीफ करना चाहते थे। उसकी ड्रेस शायद उसे उड़ने न दे, लेकिन क्या यह आयरन मैन जैसा नहीं दिखता? साथ ही हजारों दुश्मनों की भीड़ पर हमला करना, अकेली लड़ाई का रुख बदलना और आखिर में दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देना। वाह, उसे सेलेस्टियल गॉड कहना बिल्कुल सही था। लिन यू सुपरहीरो की बातें समझता है। यू सियवान तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सबने चुपचाप सिर हिलाया। सचमुच ये व्यक्ति, वैसे क्या इस आदमी ने दूसरे मिथिकल जायंट बीस्ट को भी नहीं मारा? अभी हमारी लड़ाई के दौरान क्या कोई ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था सिस्टम वाला? अचानक स्क्वाड लीडर कियान मिंग ने बताया। सब लोग इधर उधर भागे। वे तो ये बात भूल ही गए थे। धत्तेरे की, तो तुम कह रहे हो
लिन यू, इस दिव्य प्राणी ने दूसरे पौराणिक विशालकाय जानवर को मार गिराया और फिर यहाँ आकर हजारों दुश्मनों को एक जोरदार हमले में खत्म कर दिया। यू सियोवान को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। क्या वह इस दूसरी दुनिया का देवता है? उसकी लड़ने की ताकत तो कमाल की है। शुरू में किसी ने इस बारे में इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्हें इसका एहसास हुआ। एक मिनट रुको, यह मिथिकल जायंट बीस्ट कैसा दिखता है? वान सी ने वर्ल्ड चैनल खोला। लिन यू की अनगिनत तारीफों के बीच उसे सिस्टम पिक्चर मिली जिसमें लिन यू इस बार दूसरे मिथिकल जायंट बीस्ट को मार गिरा रहा था। वान सी के याद दिलाने के बाद सबने अपनी अपनी खोज जारी रखी और उसे देखा भी। यह 2 सिर वाला है और यह धुंध भी स्प्रे कर सकता है। फेई यू और भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। इस बार मिथिकल जायंट बीस्ट पिछली बार से काफी अलग है। क्या लिन यू पिछली बार बताए गए तरीके को अपनाकर उसे उड़ा सकती है? मुझे डर है कि यह लड़ाई और भी मुश्किल और सोच से परे होगी। इसके अलावा वहां अभी भी बहुत सारे सीक्रेट रेल्म बीस्ट्स हैं। इससे पहले लिन यू ने स्पेशल एंशिएट सीक्रेट रेल्म गेट के अंदर 3 से 4 घंटे बिताए थे और इस दौरान उसे उस मिथिकल जायंट बीस्ट से लड़ना पड़ा और सीक्रेट रेल्म बीस्ट से भी लड़ना पड़ा। फिर उन 3 से 4 घंटों के बाद उन्होंने यहाँ एक और बड़ी लड़ाई लड़ी। यह आदमी लोहे का बना है, हे भगवान! झेंग जिंग ने आखिरकार अपना माथा थपथपाया और गहरी सांस ली। उसके दिल का झटका थोड़ा डर में भी बदल गया। इस समय लिन यू के लिए सभी की तारीफ और बढ़ गई और उन्हें लगने लगा कि उसकी लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इन लोगों के ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसा था जो लिन यू की लोहे जैसी फिजिकल ताकत के पीछे का असली कारण साफ साफ समझता था। फेई यू, वह भी एक पावर यूजर था और लिन यू की तरह उसमें भी खुद को ठीक करने की क्षमता थी। इसके अलावा उसने अपना सेलेस्टियल ड्रैगन बैटल हेलमेट और सेलेस्टियल ड्रैगन आर्मर नहीं हटाया था। असल वजह यह थी कि वह लिन यू की तरह, जो शुरू से आखिर तक बहुत जोश में था, बिल्कुल भी थका नहीं था। काफी देर तक लड़ने के बावजूद वह जरा भी थका नहीं था। असल में अब उसके चेहरे पर पसीना हेलमेट की घुटन की वजह से था, थकान की वजह से नहीं। इसके अलावा एक और मुद्दा है। फेई यू को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। एक बार गलती से एक गोली उसके पैर में लग गई जिससे खून से लथपथ छेद हो गया। अगर उसने अपने जूते का फीता ढीला नहीं देखा होता और पास में खून का एक बड़ा धब्बा और गोली नहीं देखी होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पैर में चोट लगी है। ये काबिलियत सच में बहुत ज्यादा अनोखी है। हालांकि लिन यू ने कभी यह नहीं बताया कि उसकी यह क्षमता उसे दर्द महसूस करने में असमर्थ बना सकती है। जैसा कि लिन यू ने बताया, सीक्रेट रेल्म में एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसने एक छोटा सा घाव करने के लिए खंजर का इस्तेमाल करके इसे थोड़ा महसूस किया और सच में इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन यहाँ वापस आने पर घाव भर गया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। फिर भी सीक्रेट दायरे में 2 सिर वाले पौराणिक विशालकाय जानवर से कई घंटों तक लड़ने में सक्षम होने के कारण लिन यू सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। फेई यू को यह भी लगा कि लिन यू के बैटल आर्मर में उड़ने की कुछ खास क्षमताएं हैं। उड़ने की क्षमता सीक्रेट रेल्म और इस दूसरी दुनिया में और भी आसानी से काम कर सकती है। कुछ देर सोचने के बाद फेई यू को लगा कि लिन यू ने इस बार उसे बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा लगता है कि उद्धारकर्ता के मार्ग को अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। सब लोग इस बार हम शहर को बचाने में कामयाब रहे क्योंकि सबने बहुत कोशिश की। लिन यू ने हमारी बहुत मदद की और हमें उनकी इस मेहरबानी को याद रखना चाहिए और उसका बदला चुकाना चाहिए। हाँ, सबने इस बात से सहमति जताई। लिन यू के बिना शायद वे यहाँ खड़े नहीं होते। युद्ध की ये लूट हमें लिन यू ने तोहफे में दी है। हालांकि हम इसमें से कुछ के हकदार हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा लिन यू ने दिया है। हर किसी को आज याद रखना चाहिए, इस पल को याद रखना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए, अभी से कहीं ज्यादा मजबूत, ताकि हम इस सब के हकदार बन सकें। फेई यू समझ गई कि उद्धारकर्ता बनने के लिए उन्हें अभी भी बहुत कम काम करना है। सब लोग जीत का जश्न मनाएं। लिटिल मिंग और लिटिल आइस लिजर्ड को ले जा रहे बड़े ट्रक में लिन यू ने हुओ यू, जो गाड़ी चला रहा था, और पैसेंजर सीट पर बैठे 2 लोगों को वापस जाने से पहले ट्रक में सब्जियां और फल लोड करने को कहा। मुझे लगा कि हमें ही तुम्हें कुछ देना चाहिए, है ना? लिन यू, तुम बस। हुओ यू ने शुरू में सोचा कि लिन यू को वापस भेजना बदले में एक छोटा सा एहसान है, लेकिन लिन यू ने आगे बढ़कर उन्हें ये सभी फल और सब्जियां गिफ्ट में दे दी। ओह, ठीक है, आपको ये भी ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको जल्द ही इसकी जरूरत पड़ सकती है।
लिन यू ने 2 लाइट मशीन गन बनाई और उन्हें पैसेंजर सीट पर बैठे 2 लोगों के हाथों में थमा दिया। सच कहूं तो उनके हथियार लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बहुत कमजोर थे। अगर इस भारी ट्रक से वापस आते समय उन्हें पहले की तरह 100 दुश्मनों का सामना करना पड़ा तो G3 और MP5 सबमशीन गन काफी नहीं होंगी। वे तीनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। और लिन यू, तुम सच में बहुत दिलदार हो। वाह। हो यू और उसके पास खड़े दोनों लोग हैरान रह गए। लिन यू के साथ क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे ये चीजें उसकी नजर में सड़क किनारे उगी घास फूस की तरह बेकार थीं। बस ऐसे ही उन्हें मुफ्त में दे दिया। हो यू और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और फिर से हैरानी से लिन यू को देखा। अब तक उसने कितना कुछ दे दिया था। जब तुम वापस आओ तो फेई यू से उन लाशों को ठीक से इकट्ठा करके जला देना और जिसे भी तुम पकड़ो उसे मत रखना। अभी बहुत कुछ करना है और शायद तुम्हें जल्द ही फिर से ऐसी किसी चीज से निपटना पड़े। ये 2 लाइट मशीन गन ले लो। तुम दोनों कार के कार्गो एरिया में गार्ड की ड्यूटी संभालो। हो यू, जितनी जल्दी हो सके वापस जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारी तरफ से चीजें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। लिन यू ने क्षितिज की ओर देखा। इस समय शाम हो चुकी थी। जल्द ही रात हो जाएगी और रात सबसे कठिन समय है। खत्म नहीं हुआ। हो यू तुरंत अलर्ट हो गया। उसे याद आया कि पिछली बार जब फेई यू की लापरवाही की वजह से उन्हें एक बड़ी लिजर्डमैन सेना ने घेर लिया था और उन्हें अपना असली रिफ्यूजी विलेज छोड़ना पड़ा था। हाँ, हालांकि आज का हमला छोटा नहीं था। सच कहूं तो इस हमले के पीछे जो लोग थे उनकी मुख्य ताकत उनके साथ नहीं आई थी। इस बार यह एक जांच करने वाला हमला ज्यादा लग रहा था। लिन यू को लगा कि यह स्केल फेई यू को कम आंक रहा है क्योंकि यह सिर्फ नंबरों पर निर्भर है जो कोई खास टेस्ट नहीं था। सबूत ये था कि लिटिल आइस लिजर्ड को मिली बंदूकें उतनी नहीं थी जितनी उम्मीद थी। असल में लिन यू ने जिन भिखारियों और बचे हुए लोगों को मारा था उनमें से सिर्फ कुछ के पास बंदूकें थीं जबकि ज्यादातर के पास नहीं थीं। अगर उनके पास बहुत सारी बंदूकें थीं तो उनके पास कुछ सीज वेपन्स भी क्यों नहीं थे। इसके अलावा ज्यादातर लिजर्डमैन और सीक्रेट रेल्म बीस्ट्स को ही तैनात किया गया था और सीक्रेट रेल्म बीस्ट्स में भी कोई स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड्स नहीं थी। ये साफ तौर पर असामान्य था। इसलिए लिन यू का मानना था कि यह शायद इसके पीछे के मास्टरमाइंड का किया गया एक जांच वाला हमला था। जहां तक मास्टरमाइंड की बात है, लिन यू अब सिर्फ लिली कलाहाउ के बारे में ही नहीं सोचती थी। उन्हें लगा कि दूसरे लोगों को भी बाहर नहीं किया जा सकता, खास तौर पर फेई यू से निकाले गए रिफ्यूजी विलेज के नेताओं के नाम। कैस्पर, टेकेदा नोबुशिगे, जिया युनझान। खासकर जिया युनझान। कहा जाता है कि वह सीक्रेट रेल में पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन को हराने के लिए एक टीम को लीड करने में सक्षम था। इस व्यक्ति की ताकत शायद काफी ज्यादा थी। फेई रिफ्यूजी विलेज पर हमला करने का कारण, फेई रिफ्यूजी विलेज का सेवन करने से काफी फायदे मिलते हैं। मैं समझ गया लिन यू, तुमने एक बार फिर हमें बचाया। हम ये कर्ज जरूर चुकाएंगे। फैंगजियान, फैंगियंग, चलो जल्दी वापस चलते हैं। हो यू तुरंत वापस चला गया और फैंगजियान और फैंगियंग दोनों पीछे के कार्गो एरिया में कूद गए और लाइट मशीन गन उठा ली। उन्हें पता था कि वापसी में उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लिन यू, लिटिल मिंग और कई छोटे आइस लिजर्ड शेल्टर में लौट आए और ट्रक का इंजन चालू हो गया और वे तीनों सड़क पर गाड़ी चलाते हुए लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे वापस चले गए हैं। हमें भी अच्छे से आराम करना चाहिए। अगर फेई यू पर हमलों की दूसरी लहर आती है तो हमें एक बार फिर वापस जाना होगा। लिन यू अपने ताकतवर ग्रुप को तेजी से कैसल शेल्टर के सामने ले गया और फिर अपने कई साथियों के साथ बांटने के लिए बहुत सारा खाना ले आया। रात जल्दी हो गई। बेडरूम में लिन यू ने स्याही जैसे काले आसमान को देखा, फिर जमीन पर रखे लड़ाई के कवच को देखा। लड़ाई के कवच पर गोलियों के कई निशान थे। ये सब हाल ही में हुई लड़ाई में दुश्मनों द्वारा चलाई गई अनगिनत गोलियों की वजह से हुआ। इसके अलावा कुछ हिस्से पीछे आग फेंकने वाले उड़ने वाले डिवाइस के फ्यूल टैंक से भी टकराए। हालांकि इसमें ज्यादा एविएशन फ्यूल नहीं बचा था, फिर भी यह काफी खतरनाक था। लिन यू को लगा कि इसे किसी तरह के चलाने लायक गुंडम में अपग्रेड करने से पहले उसे इसे थोड़ा अपग्रेड और रिपेयर करना होगा। लेकिन उसे इसकी मरम्मत कैसे करनी चाहिए? लिन यू ने अपनी उंगलियां गोलियों के छेदों पर फिराई और अचानक कुछ ख्याल आया। जब शेल्टर पर म्यूटेटेड जीवों ने हमला किया तो एक ड्यूरेबिलिटी थी जो खत्म होने पर नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन इसे फिर से भरने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल करने से यह पूरी तरह से ठीक हो सकती थी। इसलिए इस बैटल आर्मर के बारे में क्या? लिन यू ने एक पल सोचा, फिर टाइटेनियम एलॉय की एक यूनिट निकाली और उसे ऊपर रख दिया।
कोई भी रिएक्शन नहीं। क्या स्थिति है? क्या ये काम नहीं कर रहा है? अगर एक यूनिट काफी नहीं है तो चलो दूसरी यूनिट ट्राई करते हैं। लिन यू ने टाइटेनियम एलॉय की एक और यूनिट निकाली और उसे लगा दिया। वह कुछ देर तक चुपचाप इंतजार करता रहा। चारों ओर सन्नाटा था। क्या यह मरम्मत से परे है? लिन यू ने सोचा और हाई प्रिसिजन रिसर्च वर्कस्टेशन निकालने का फैसला किया। चलो इसे अलग करते हैं। इसे ब्लूप्रिंट में बदलने से काम बन सकता है। लगता है शायद यही एकमात्र समाधान है। लिन यू ने अपना सिर हिलाया। पार्ट्स का ये सेट इकट्ठा करना सच में आसान नहीं है। आखिर मैकेनिकल आर्म्स और लेग्स काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। वह आसानी से पार्ट्स नहीं ढूंढ सकता। इसे अलग अलग हिस्सों में अलग करने के बारे में क्या ख्याल है? लिन यू ने जख्मी उड़ते हुए मैकेनिकल आर्मर को देखा और अपना सिर हिलाया। या शायद इसे सीधे उस गंडम में अपग्रेड करने की कोशिश करें। एक मिनट रुकिए। पहले एडवांस्ड यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप इस्तेमाल करने पर गुंडम जैसा रास्ता मिलता था, लेकिन इंटरमीडिएट या बेसिक इस्तेमाल करने के बारे में क्या? लिन यू को अचानक एक आइडिया आया और उसने इंटरमीडिएट यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप और बेसिक यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप निकाला। उन्होंने बेसिक यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप से शुरुआत की और इसे उड़ने वाले मैकेनिकल आर्मर पर रखा। हाई परफॉर्मेंस फ्लाइंग मैकेनिकल आर्मर की मरम्मत के लिए चाहिए टाइटेनियम एलॉय X4। तो इसे एलॉय के 4 पीस चाहिए और यह एक बेसिक यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप ही इस्तेमाल करता है। तो चलिए इंटरमीडिएट यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप ट्राई करते हैं। फ्लाइंग मैकेनिकल आर्मर पर अपग्रेड मैप लगाते हुए लिन यू ने तुरंत सिस्टम का जवाब सुना। हाई परफॉर्मेंस फ्लाइंग मैकेनिकल आर्मर को सुपर एलॉय हाई स्ट्रेंथ आर्म फ्लाइंग कॉम्बैट आर्मर में अपग्रेड करने के लिए चाहिए टाइटेनियम एलॉय X10, पैलेडियम X10, प्लेटिनम X5, गोल्ड X1, हाई परफॉर्मेंस पावर इंजन X1। अरे वाह! लिन यू को इस तरह के अपग्रेड की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे पास पहले से ही हाई परफॉर्मेंस पावर इंजन, काफी टाइटेनियम एलॉय, बहुत सारा सोना है, लेकिन पैलेडियम और प्लेटिनम। लिन यू को पता चला कि उसके पास सारा सामान है। जहां तक पैलेडियम की बात है, पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट सिस्टम से मिलते हैं और अगर आप उनका सामान निकाल भी ले तो वे गायब नहीं होते। वहां बहुत सारे प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट भी हैं, लेकिन इस कवच को इतने सारे पैलेडियम और प्लेटिनम की जरूरत क्यों है? लिन यू ने उड़ने वाले मैकेनिकल आर्मर को स्टोरेज स्पेस में रखा, फिर बेडरूम से बाहर निकली और महल जैसे शेल्टर के बेसमेंट से होते हुए एक बड़े वेयरहाउस में पहुंची। उसे वह जगह मिल गई जहां खजाने के बक्से रखे थे और उसने एक बार फिर हाई प्रिसिजन रिसर्च वर्कस्टेशन निकाल लिया। वैसे यह मेरा पहली बार है जब मैं किसी खजाने के बक्से को खोल रहा हूँ, लिन यू ने याद करते हुए कहा। ऐसा लगता था कि उसे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि यह जरूरी है। उसने वर्कस्टेशन लिया और एक प्लेटिनम खजाने को छुआ। आपको प्लैटिनम X2 मिला। एक प्लेटिनम खजाने के बक्से में प्लेटिनम की सिर्फ 2 यूनिट होती है। खुशकिस्मती से उसे पहले ही कई मिल गईं। लिन यू ने लगातार 5 प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट को छुआ और 10 यूनिट प्लेटिनम हासिल किया। सच में यह एक यूनिट ज्यादा नहीं लगती। लिन यू ने फिर पैलेडियम खजाने की ओर देखा। 2 बड़े खजाने उसके सबसे ऊंचे लेवल के खजाने थे। यहाँ 2 थे और एक बाहर था। बाहर वाला लेना जरूरी नहीं था, लेकिन वह काफी उत्सुक था कि क्या इस पैलेडियम खजाने से और पैलेडियम मिल सकता है। आपको पैलेडियम X5 मिला। अरे वाह, ये काम करता है। जब उसके सामने से पैलेडियम का खजाना गायब हो गया तो लिन यू ने देखा कि पैलेडियम के 5 चमकते हुए टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। लगता है बस इतना ही काफी है। लिन यू ने गहरी सांस ली। इस बार ऐसा लग रहा था कि वह उड़ने वाले मैकेनिकल आर्मर के लिए एक बड़ा अपग्रेड कर सकता है। एक और पैलेडियम खजाने के बक्से को अलग करने के बाद लिन यू के पास फिर से 5 यूनिट पैलेडियम था। क्या बचा है? बस सोना और हाई परफॉर्मेंस इंजन। लिन यू दूसरे वेयरहाउस की ओर गया और जल्दी से एक इंजन ढूंढ लिया। इस चीज को अभी भी एक एयरक्राफ्ट से अलग किया गया था, लेकिन इसका साइज, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सोने की छड़ों की एक यूनिट मिलने के बाद वह महल के शेल्टर के लिविंग रूम में लौट आया। लिटिल मेंग और बाकी लोगों ने खाना खाया और ऐसा लगा कि वे अपने अंडरग्राउंड पूल में लौट आए हैं, जिससे लिन यू को ये बड़ी जगह अपने लिए मिल गई। अगला अपग्रेड। सभी सामान को एक साथ रखकर लिन यू ने इंटरमीडिएट यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप लगाया। आपको सुपर एलॉय हाई स्ट्रेंथ आर्म फ्लाइंग कॉम्बैट आर्मर मिला है। आपको एक सुपर एलॉय डिजाइन मैप X1 मिला। प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और सुपर एलॉय डिजाइन मैप कैसे है?
लिन यू ने अभी भी चमकती सफेद रोशनी के बीच जमीन से हल्के नीले कागज का एक टुकड़ा उठाया और उसके अंदर के फॉर्मूले को देखा। सुपर एलॉय, हर एक के लिए पैलेडियम, प्लेटिनम और टाइटेनियम एलॉय चाहिए। लिन यू एक एलॉय बनाना चाहता था ताकि देख सके कि वह कैसा दिखता है, लेकिन उसके पास और पैलेडियम नहीं बचा था। जैसे ही सफेद रोशनी फीकी पड़ी, उसने कवच पर नजर डाली और थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वाह, ये चीज! अल्ट्रामैन! उसके सामने जो कवच था वह पिछले पुराने कवच जैसे रोबोट से बिल्कुल अलग था। यह एक स्मूथ मेटेलिक फिनिश, कई कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स और इंटीग्रेटेड डिवाइस के साथ एक स्ट्रीमलाइंड आर्मर में बदल गया था। कुल मिलाकर आर्मर मैकेनिकल हाथों और पैरों की वजह से थोड़ा लंबा लग रहा था, वरना ये काफी हद तक उसकी अपनी हाइट और बनावट से मेल खाता था। खास तौर पर छाती का बाहरी हिस्सा सुनहरी लाइनों के तिरछे क्रॉस में जुड़ा हुआ था जो पीछे की ओर लिपटा हुआ था, फिर से क्रॉस करता हुआ आखिर में हाथों और पैरों के साथ साथ स्याही की बूंदों की तरह गायब हो जाता था। अगर इसमें कोई चमकीली लाइट लगा दी जाए तो ये कुछ उस सूट जैसा दिखेगा जो उसे अल्ट्रामैन से याद था। स्टैंडिंग आर्मर में सबसे बड़ा बदलाव आग फेंकने वाला उड़ने वाला डिवाइस था, जो असल में मकड़ी जैसे पैरों जैसा दिखता था। और एक और ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड के बाद पीछे एक बैकपैक जैसा रेक्टेंगुलर हिस्सा जोड़ा गया और उसके पीछे 2-30 सेंटीमीटर डायमीटर वाली सिलिंड्रिकल मेटल की चीजें दिख रही थीं। सिलेंडर बैकपैक के पीछे दोनों तरफ रखे गए थे, एक दूसरे से सटे हुए थे, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनका स्ट्रक्चर फोल्डिंग है। लिन यू ने घूमकर स्थिति को समझा। ये चीज फैल्कर क्रॉस में बन सकती है। इस बदलाव से हैरान होकर उसने जल्दी से बाहरी कवच के लिए स्विच ढूंढ लिया और वह पहले की तरह ही 2 हिस्सों में बंट गया। बैकपैक में एविएशन फ्यूल डालने के बाद लिन यू उत्साह से खुले हुए बाहरी आर्मर पर खड़ी हो गई, जिससे बंद होने से पहले जल्द ही एक मैकेनिकल आवाज आई। लिन यू को तुरंत एक बिल्कुल अलग एहसास हुआ। रुको, ये बहुत शक्तिशाली है। बस एक कदम आगे बढ़ते ही लिन यू को पहले से फर्क महसूस हुआ। ये बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे कपड़े की पतली परत हो। लिन यू ने लगातार अलग अलग मुश्किल पोज किए और इस बाहरी कवच को पाकर न सिर्फ उन्हें पूरा किया, बल्कि बिना किसी गलती के किया। बेशक लिन यू का मानना था कि इसकी सबसे खास बात इसके पीछे लगा नया फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस था, जिसमें डुअल क्रॉस फ्लेम सिस्टम था। इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? कवच पहनकर लिन यू ने दरवाजा खोला और रात के आसमान को देखा। उसने सोचा, शायद कल इसे आजमाना बेहतर होगा। इसमें नाइट विशन फंक्शन नहीं है। और ठीक है, चलो एक और जोड़ देते हैं। लिन यू सुपर एलॉय फ्लाइंग आर्मर से बाहर निकली और पिछला और टेरन नाइट विशन डिवाइस उठाया, उसे ऊपर रखा, साथ में एक बेसिक यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप भी रखा। उन्होंने जल्दी ही नाइट विशन कैपेबिलिटी वाला एक सुपर एलॉय फ्लाइंग आर्मर हासिल कर लिया। इसे दोबारा पहनने पर लिन यू ने नाइट विशन फीचर चालू किया और सब कुछ दिन की रोशनी जितना साफ पाया। अगला उड़ने की काबिलियत को टेस्ट करने का समय है। ये छोटा डिस्प्ले फ्लेम स्प्रे उड़ने वाले डिवाइस के टेम्परेचर, उड़ने का समय, स्पीड, फ्यूल की खपत और रिजर्व को ट्रैक करने के लिए लगता है। ज्यादा आसान लगता है। लिन यू ने अपने हेलमेट के अंदर एक छोटा सा डिस्प्ले देखा, एक ऐसा हिस्सा जो आमतौर पर बाहर का नजारा दिखाने के लिए सिंक्रोनाइज करता था। अब एक्टिवेट होने पर यह एक मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले में बदल गया। लिन यू इस हाई टेक गैजेट को देखकर हैरान रह गई और सच में ये जानने को उत्सुक थी कि क्या पृथ्वी भी कुछ ऐसा ही आविष्कार कर सकती है। लेकिन शायद ऐसा होने की संभावना नहीं थी। कई मिनट तक उड़ने में सक्षम नॉर्मल जानवरों का आविष्कार करना ही लिमिट थी। आयरन मैन जैसा कुछ तो छोड़ ही दीजिए। लिन यू ने इस भविष्य की टेक्नोलॉजी पर आह भरी और कुछ याद किया। रहस्यमय म्यूरल जिसमें ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखनी चाहिए थी। वह चीज क्या हो सकती है? उसने आर्मर का फ्लाइट मोड एक्टिवेट करते हुए कहा। लिन यू के कंट्रोल में 2 सिलिंड्रिकल यूनिट्स का एलॉय प्रोपल्शन सिस्टम तेजी से क्रॉस शेप में फैल गया। दोनों क्रॉस के बीच के हर हिस्से में एक बड़ा जैकपोर्ट था, जबकि सस्पेंशन आर्म्स के ऊपर मकड़ी जैसे 8 लंबे पैरों में भी अपने अपने जैकपोर्ट थे। जैसे ही फ्लाइंग मोड और एक्टिवेट हुआ, उससे मैकेनिकल आवाजें निकली और फिर 10 नीली बैंगनी लपटें निकली। लिन यू ने सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर को घुमाया और तुरंत आसमान में उड़कर उन 2 चांदों से मिलने चला गया। जल्द ही वह हवा में लगभग 50 से 60 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया और शेल्टर की चमकती लाइटों का पूरा नजारा देखा। बुरा नहीं है, ये वाला उड़ान में स्थिरता पहले से कहीं बेहतर है। लिन यू को लगा कि यह सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर पिछले वाले से बहुत बेहतर है। उड़ान के दौरान ये बिल्कुल भी नहीं हिला और इसके अलग अलग मूवमेंट के बावजूद इसमें कोई अस्थिरता नहीं आई। इसके अलावा
जब लिन यू बगल में या उल्टा भी उड़ता था तब भी यह स्थिर रहता था, जिससे लिन यू को लगता था कि वह भविष्य में सच में इस पर भरोसा कर सकता है। लिन यू ने छोटी डिस्प्ले स्क्रीन पर अलग अलग इंडेक्स पर नजर डाली और अलग अलग मैनूवर के बाद ये लगातार फीडबैक देता रहा। इसके जरिए लिन यू ने इस आर्मर की अलग अलग लिमिट वैल्यू भी सीखी। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे चल सकता है। क्या समय आने पर इंजन ज्यादा गर्म होने से यह अपने आप बंद हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा स्पीड 150 किलोमीटर है। सच में जबरदस्त स्पीड। मैं बस सोच रहा हूं कि क्या मेरा शरीर इसे झेल पाएगा। 1 मिनट रुको, क्या फ्लाइट की ऊंचाई 4000 मीटर तक पहुंच सकती है? हे भगवान, ये सच में कुछ खास है। इसके अलावा इस छोटी डिस्प्ले स्क्रीन पर अलग अलग इंडेक्स के आधार पर इसे कभी भी एडजस्ट किया जा सकता है ताकि फ्लाइट का समय, दूरी और ऊंचाई और दूसरे पैरामीटर बढ़ाए जा सके। काफी फ्लेक्सिबल। लिन यू को लगा कि उड़ान का पहलू पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। असल में उन्होंने जो सिस्टम अप्रेजल देखा उसके हिसाब से यह फ्लाइट फंक्शन M19 पिस्टल की तरह मॉड्यूलर रिप्लेसमेंट जैसा कुछ कर सकता था। बस उनके पास एक बड़ा प्रिसिशन इंजन और एक सुपर अलॉय लार्ज स्केल सस्पेंशन फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस था, तो वे इसे स्कीमेटिक्स में अलग कर सकते थे, फिर इसे बनाने और बदलने का एक राउंड कर सकते थे। इस बार ऐसा लगता है कि वह काफी लंबे समय तक लगातार उड़ सकता है। लिन यू ने घने काले आसमान में कई म्यूटेटेड जीवों को अपनी ओर उड़ते देखा और तुरंत उसे एक आइडिया आया। सभी हथियार चेक करो, लिन यू ने ऑर्डर दिया और मैकेनिकल आर्म्स और मैकेनिकल लेग्स के पास रखे अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए गए। इस बार उसने जल्दी से 2 डेजर्ट ईगल्स अपने मेन बैटल वेपन के तौर पर निकाल लिए। फिंगर कंट्रोल से फ्लाइंग आर्मर म्यूटेटेड जीवों के ग्रुप की ओर बढ़ा जो शुरू में उस पर हमला करना चाहते थे। 3 आंखों वाले उल्लू और चील जैसे पंखों वाले कीड़े अपनी ज्यादा संख्या का इस्तेमाल करके उस बाहरी चीज पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आसमान में डेजर्ट ईगल की तेज आवाजें गूंजती रहीं और जैसे जैसे म्यूटेटेड जीव लगातार गिरते गए, एक कॉपर ट्रेजर चेस्ट और एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी एक के बाद एक जमीन पर गिरते गए। उनमें से दर्जनों को मारने के बाद लिन यू ने देखा कि बाकी लोग भाग रहे हैं, इसलिए उसने उनका पीछा नहीं किया और धीरे धीरे वापस जमीन पर आ गया। अब तक तो ये काफी अच्छा लग रहा था। अगर उसे कोई कमी ढूंढनी हो तो लिन यू ने सोचा कि हथियार को जरूर एक अच्छे अपग्रेड की जरूरत है। अभी उसके पास एरिया इफेक्ट हथियार नहीं थे और सच कहा जाए तो उसके हाथों में जो थर्मल हथियार थे वे खास ताकतवर नहीं थे। उसके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ग्रेनेड लॉन्चर था। अभी उनके ग्रेनेड लॉन्चर की कुल एम्यूनिशन कैपेसिटी 12 राउंड है, हर तरफ 6 और जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत भरा जा सकता है। सच कहूं तो यह एकमात्र ऐसा हथियार है जो एक साथ कई दुश्मनों पर असरदार तरीके से हमला कर सकता है। बाकी दूसरे हथियारों पर निर्भर रहेंगे, जैसे मीडियम इलेक्ट्रिक गार्ड मशीन गन प्लेटफॉर्म या ग्रेनेड कैनन व्हीकल। ग्रेनेड कैनन व्हीकल की ग्रेनेड कैपेसिटी असल में एक बार में सिर्फ 9 राउंड ही लोड कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इसे बंदूकों की तरह मैगजीन बदलकर मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जो इस मामले में सच में एक नुकसान है। लिन यू ने अंदर से बची हुई गोली निकाली और उसे अलग अलग करके स्कीमेटिक्स में बांटा, फिर बैकअप के तौर पर 90 गोलियां बनाई। इन 90 राउंड में लिन यू का काफी TNT खत्म हो गया और जो बचा है वह अब काफी नहीं है। लगता है मुझे अपनी किस्मत आजमाने के लिए ऊंचे दर्जे के खजाने के बक्से खोलने होंगे, ये देखने के लिए कि क्या मैं और TNT पा सकता हूँ। लिन यू ने ग्रेनेड कैनन गाड़ी को ठीक किया और आखिर में उसे वापस स्टोरेज स्पेस में रख दिया। अगला, चलो पहले पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट इकट्ठा करते हैं और फिर बाई को ढूंढते हैं। लिन यू ने तुरंत तय किया कि वह आज रात क्या करेगा। जहां तक रैंकिंग जैसी चीजों की बात है, मैं उन्हें कल सुबह ही देख सकता हूँ। आखिर यह उसके लिए इतना जरूरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट का इनाम इतना अच्छा था कि वह टॉप स्पॉट के लिए थोड़ा उत्सुक हो गया। हालांकि इस रैंकिंग की बात करें तो लिन यू की अभी की मुख्य चिंता बेशक दूसरे स्थान की है। अगर लिली कलाहाव दूसरा स्थान नहीं पा पाती है तो इससे ये साबित होता है कि फेयुए रिफ्यूजी विलेज पर हमला करने वाले लोग वाकई लिली कलाहाव के लोग हैं। अगर वह दूसरे नंबर पर रहती है और दूसरे रिफ्यूजी गांवों की संख्या काफी कम हो जाती है, चीजें और भी मुश्किल होने वाली हैं। ये सोचकर लिन यू मेन शेल्टर की दूसरी तरफ चली गई, जहां 5 छोटी बर्फीली छिपकलियां एक बड़े लकड़ी के क्रेट की रखवाली कर रही थीं। लिन यू को आते देख छोटी बर्फीली छिपकलियां किनारे हट गईं और फिर लिन यू के निर्देशों का पालन करते हुए जमीन के नीचे लौट गईं। लिन यू ने अपनी फायर एक्स निकाली और लकड़ी के बड़े क्रेट को काट दिया,
जिससे उसका तीसरा पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट बाहर आ गया। ये चीज अच्छी है, लेकिन सच कहूं तो ये बहुत कम है। लिन यू को पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट बहुत पसंद थे, खासकर उनमें मौजूद ज्यादा पावरफुल चीजों के लिए। लेकिन इसका नुकसान ये था कि उनकी संख्या बहुत कम थी। अभी इन्हें पाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका है मौजूदा इलाके के सभी मैप के टुकड़े इकट्ठा करना, इसी तरह उसे अपना पहला पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट मिला। दूसरा तरीका सीक्रेट दायरे में पौराणिक विशाल जानवरों को मारना है। लिन यू के टोक्यो में पहले वाले को मारने के बाद सिस्टम ने एक चेस्ट गिराया और न्यूयॉर्क वाले को मारने के बाद ये फिर से गिरा। हालांकि इस बार मामला अलग था, सिर्फ पौराणिक विशालकाय जानवर के रूप में ही नहीं। पिछली बार इसने सिर्फ तथाकथित टोक्यो रीजन को शुद्ध किया था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क और आसपास के समुद्री इलाके भी शुद्ध हो गए हैं। आसपास के समुद्री इलाकों में क्या अलग अलग सीक्रेट रेल्म बीस्ट्स भी होंगे? लिन यू ने पानी में रहने वाले किसी सीक्रेट दायरे के जानवर को नहीं देखा था और न ही उसने दूसरी दुनिया में इस दुनिया जैसे कोई अजीब जीव देखे थे। लेकिन असल में ये साबित न करने का कोई कारण नहीं था कि पृथ्वी के विशाल महासागरों में, जो अब एक सीक्रेट दायरे में बदल गए हैं, बड़ी संख्या में सीक्रेट दायरे के जानवर थे। फिर भी जमीन और आसमान में मौजूद जानवरों की तुलना में समुद्र में मौजूद सीक्रेट रेल्म बीस्ट्स को खत्म करना बहुत मुश्किल है। क्या होगा अगर वहां कोई पौराणिक विशालकाय जानवर या उससे भी बड़ा कुछ हो? इस तरह की बात नामुमकिन नहीं है। आखिरकार जमीन की तुलना में समुद्र ज्यादा विशाल, ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। इसकी औसत गहराई हजारों मीटर है और यह बहुत सी अनजान और नामहीन चीजों को छिपाने के लिए काफी है। भविष्य में क्या मुझे फ्लाइंग आर्मर में किसी तरह का डाइविंग फंक्शन जोड़ना चाहिए? और वैसे भी हथियारों की बहुत कमी है। लिन यू को लगा कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। शायद पृथ्वी को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए और ज्यादा कोशिशों की जरूरत थी। इसके अलावा लिन यू को एक बात हैरान कर रही थी। हालांकि ये दोनों पौराणिक विशालकाय जानवर दिखने में अलग थे, लेकिन असल में ऐसा लगता था कि वे 2 बिल्कुल अलग जीव हैं। खासकर पहले वाले की पीठ पर पौधों का ढेर और दूसरे वाले की डरावनी धुन छोड़ने की क्षमता, इन सब की वजह से लिन यू स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे वे प्रकृति में मिल रहे हैं और उन स्टील के स्ट्रक्चर को गायब करने के बाद वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? लिन यू ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि सोचने के लिए बहुत सारी बातें थी। आपको पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट मिला है। आपको 2 एडवांस्ड यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप मिल गए हैं। आपको टाइटेनियम एलॉय की 10 यूनिट मिली है। लिन यू ने पाया कि लकड़ी के क्रेट में न केवल एक पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट था, बल्कि 2 एडवांस्ड यूनिवर्सल अपग्रेड डिजाइन मैप्स और टाइटेनियम एलॉय की 10 यूनिट्स भी थीं। सिस्टम के एयरड्रॉप हमेशा बहुत फायदेमंद होते थे। बेशक सिस्टम की एयरड्रॉप शर्तों को पूरा किए बिना ये बेकार होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बात करें तो ऐसा लगता है कि उसके अलावा किसी और को पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट लेवल का ट्रेजर चेस्ट नहीं मिलना चाहिए था, है ना? आखिरकार पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट के हर एयरड्रॉप के साथ सिस्टम उसे सभी चैनलों पर ब्रॉडकास्ट करता था और अपने चैनल के अलावा उसने कभी किसी और को सिस्टम ब्रॉडकास्ट मिलते नहीं सुना था। प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट का एयरड्रॉप भी ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अकेले ही स्पॉटलाइट में रहती हूँ, जबकि मैंने कभी ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। लिन यू ने सोचा कि दूसरे रिफ्यूजी विलेज के लिए अपने ग्रुप में पहला गोल्डन ट्रेजर चेस्ट हासिल करना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। अगर वे और आगे जाना चाहते भी, तो ऐसा लगता था कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बेशक अगर सच में ऐसा कोई रिफ्यूजी विलेज है जो उसकी मोनोपोली तोड़ सके, तो उसे आने वाली वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में होना चाहिए। लिन यू महल के शेल्टर में जाने के लिए वापस मुड़ी। उनका अगला डेस्टिनेशन गेट ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर बाई को ढूंढना था। ऐसा लग रहा था कि बाई अभी तक वापस नहीं आया है। लड़ाई के बाद जब उसने शियाओ मेंग से पूछा तो उसे जो नेगेटिव जवाब मिला, उससे उसे यह पहले ही पता चल गया था, जिससे पता चलता था कि यह छोटा सा बाई गेट के सामने आसमान में था और अभी तक वापस नहीं आया था। लिन यू को बाई की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वुल्फ हेडेड मेन से उसे कोई खतरा नहीं था। अभी बाई की ताकत सच में संत लेवल की है, जैसा कि उन भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों ने दावा किया है जिन्हें उसने और लिन यू ने काबू किया है। तो फिर आधे दिन के बाद बाई कैसी होगी? लिविंग रूम में काफी खाना छोड़ने के बाद लिन यू ने सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर पहना और कैसल शेल्टर के सामने के दरवाजे से बाहर निकल गई।
जैसे ही वह एक्सप्लोरेशन गेट पर पहुंचा, उसे अचानक उसके पास ही सुनहरे किनारों वाला एक बहुत बड़ा दरवाजा मिला, जो किसी अनजान समय पर बना था। एक खास प्राचीन सीक्रेट जगह का गेट। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कल या आपदा के बाद ही जा पाऊंगा। पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट अभी तक नहीं खोला गया है। बेहतर है कि पहले बाई को ले जाया जाए। फिर आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहने के लिए शेल्टर को ऊपर से नीचे तक साफ करने में एक दिन बिताएं। आपदाओं की बात करें तो लिन यू ने आसमान की ओर देखा। उसके दो चांद हमेशा पूर्णिमा की स्थिति में लगते थे। सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर पहनने के बावजूद उसे हल्की ठंड महसूस हुई। उन्होंने जितनी ठंड की कल्पना की थी, उसके उलट अभी का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास था, जो जमा देने वाला तो नहीं था, लेकिन कांपने के लिए काफी था। इन 4 तरह की आपदाओं में सूखा, रेत के तूफान और कीड़ों का प्रकोप शामिल है। अभी तक बाद के 2 ने ज्यादा संकेत नहीं दिखाए हैं, लेकिन फिर भी उनसे सावधान रहना होगा। ये सोचते हुए लिन यू ने खोज का गेट खोला और अंदर घुस गई। दूसरी तरफ बेशक अंधेरा था, पूरे समय नाइट विशन डिवाइस चालू रहने से लिन यू को कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि अपनी पीठ पर डबल क्रॉस फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस को एक्टिवेट करने से पहले उसने कुछ सोचा। फेई यू, क्या तुम्हारी तरफ से सब ठीक है? सिस्टम टैबलेट निकालकर लिन यू ने तुरंत अपने साथी से संपर्क किया, जिसने अभी अभी एक बड़ी लड़ाई देखी थी। अभी कुछ नहीं। हो यू और बाकी लोग वापस आए और मुझे बताया कि तुमने कहा था कि दुश्मन के रात के हमलों से घबराना नहीं है। मैं ध्यान से देख रहा हूँ और मैंने मशीन गन का वो प्लेटफॉर्म लगा दिया है जो तुम पीछे छोड़ गए थे, और दीवारों की रखवाली के लिए 300 लोगों को तैनात कर दिया है। मैं भी दीवार पर तैनात हूँ। फेई यू ने तुरंत लिन यू को जवाब दिया और अपनी जवाब देने की स्ट्रेटजी के बारे में बताया। लिन यू को कुछ हद तक भरोसा हो गया। फेई यू का तुरंत जवाब तसल्ली देने वाला था। एक साफ सोच वाला साथी होना जो जानता है कि वे क्या कर रहे हैं, लिन यू की कुछ चिंताएं कम करता है। यह अच्छा है। अगर वहां कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत बताना। अगर दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए और रिफ्यूजी विलेज टिक न पाए। मैं समझता हूँ। एंशिएंट सीक्रेट रेन गेट या अंडरग्राउंड रूइंस गेट, मैंने इसके बारे में सोचा था। जैसे ही तुम दिन में लौटे, हमने सबको बैटलफील्ड साफ करने और लिजर्डमैन का स्वेट ब्लड इकट्ठा करने के लिए भेजा। सच में, अगर हम टिक नहीं पाए तो मैंने सबको स्टोरेज स्पेस में जरूरी सामान स्टोर करने का ऑर्डर दिया और खाना और हथियार बांटे। अगर हालात काबू से बाहर हुए तो हम लिजर्डमैन का स्वेट ब्लड लगाएंगे और सीक्रेट रेल में रात भर रुकेंगे, फिर अगले दिन तय करेंगे। लिन यू ने सिर हिलाया। फेई यू बेवकूफ नहीं था और जानता था कि क्या करना है। वह बहुत समझदार था। वह ये भी समझ गया कि सबसे बुरी हालत में क्या करना चाहिए। हो सकता है मैं तुम्हारी जगह से थोड़ा दूर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर तुम उनका सामना नहीं कर सकते, तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम उनका सामना नहीं कर सकते तो लड़ाई में मत उलझो। रिफ्यूजी विलेज हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी, जलाने की लकड़ी खत्म होने का कोई डर नहीं है। मैं समझता हूँ लिन यू, बेफिक्र रहो, मैं इतना जिद्दी नहीं हूँ। जब पीछे हटने का समय आएगा तो मैं हट जाऊंगा। भले ही हम रिफ्यूजी विलेज खो दें, मुझे भरोसा है कि हम उसे वापस पा सकते हैं। फेई यू ने जोर से हंसते हुए कहा। फिर भी अचानक उसने फोन काट दिया। क्या हो रहा है? लिन यू हैरान रह गई। फिर उसे फेई यू से एक और मैसेज मिला। वैसे मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है, लिन यू, क्या आपकी काबिलियत की वजह से आप दर्द महसूस करना बंद कर देते हैं? फेई यू के सवाल ने लिन यू को कुछ हद तक चौंका दिया। दर्द का एहसास नहीं हो रहा, वो खुद को ठीक करने की क्षमता। लिन यू को लगा कि चीजें बेकाबू दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मैंने नहीं, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो क्या आप कह रहे हैं कि आपने दर्द महसूस करना छोड़ दिया है? यह अच्छी बात नहीं है। फेई यू जैसा बेफिक्र इंसान भी शायद। हाँ, दोपहर में उस लड़ाई के दौरान मुझे पता चला कि मुझमें दर्द महसूस करने की क्षमता की कमी है। सोचो, एक गोली तुम्हें लगती है, तुम्हारे शरीर को चीरती हुई निकल जाती है, और तुम्हें तब तक कुछ महसूस नहीं होता जब तक तुम अपने पूरे शरीर पर खून का एक तालाब नहीं देख लेते। लिन यू, ये काबिलियत, ये सच में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इंसान नहीं हो? सुपर पावर पूरी तरह से अच्छी चीज नहीं है। इंसान जैसे जीव के लिए, जो अंदर से बहुत कमजोर है, यह अभी भी बहुत ज्यादा है। खासकर इस तरह की सेल्फ हीलिंग क्षमता दूसरी सोची जा सकने वाली क्षमताओं की तुलना में और भी ज्यादा है। आग उगलने वालों की तुलना में
ये खुद को ठीक करने की क्षमता, अगर दर्द रहित हो तो यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें अभी भी इंसान माना जाएगा। लिन यू ने एक बार सोचा कि क्या उसके अंदर की यह खुद को ठीक करने वाली अनोखी शक्ति एक दिन ऐसी चीज में बदल जाएगी जो उसे दर्द से आजाद कर देगी और वह पूरी तरह से इंसान नहीं रहेगा। फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि फेई यू पहले ही इस हद तक पहुंच चुकी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब इंसान नहीं रहे? लिन यू ने आखिरकार जवाब दिया। हालांकि फेई यू के जवाब ने उसे चौंका दिया। नहीं, मुझे ये काफी आसान लगता है। मैं सिर्फ इसलिए अपनी लड़ाई की काबिलियत नहीं खोना चाहूंगा क्योंकि मेरे पैर या हाथ का एक हिस्सा उड़ गया, आप जानते हैं। और एनी ने कहा कि एक बार जब हम सीक्रेट रेल्म छोड़ देंगे तो ये काबिलियत खत्म हो जाएगी। वैसे भी हम आखिरकार धरती पर लौटेंगे, तो वापस जाने से पहले क्यों न इस काबिलियत का पूरा फायदा उठाया जाए, है ना? तुम्हारा रवैया काफी बेपरवाह है। लिन यू को लगा सच में उसके अपने विचार बहुत ज्यादा निराशावादी हो सकते हैं। शायद ये पर्सनैलिटी से जुड़ा है, या शायद उनके बहुत ज्यादा सावधान रहने वाले नेचर से। इस काबिलियत के बिना भी वह शायद ही कभी घायल हुए। दो पौराणिक विशालकाय जानवरों के साथ लगातार 2 लड़ाइयों और भेड़िए के सिर वाले आदमी की तोप से लगने वाले घावों के अलावा असल में उसे शायद ही कोई चोट लगी थी। तो ये तथाकथित सेल्फ हीलिंग क्षमता पाने के बाद उसे सच में असहज महसूस हुआ। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा मानसिक बोझ तले दबी हो, लिन यू। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि मैं अब इंसान नहीं रही? फेई यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि लिन यू में उतनी इंसेंसिटिविटी नहीं थी, लेकिन यह उसकी उम्मीदों से अलग लग रहा था। आप सही कह रहे हैं, लिन यू ने साफ साफ माना। ठीक ऐसा ही उन्हें महसूस हुआ, या यूं कहे कि यह सोच उनके मन में गहराई तक बैठ गई थी। इसलिए अब वो उन पुराने जमाने के बड़े जानवरों को खत्म करने में इतना लगा हुआ है कि वह उन सबको खत्म करना चाहता है ताकि इंसान धरती पर वापस आ सके और उसकी अनचाही खास ताकत गायब हो जाए। मुझे लगता है कि यह काबिलियत धीरे धीरे मुझे कम इंसान बनाती जा रही है। मैं असल में खून पसीने का था, इस खतरों से भरी दूसरी दुनिया में, जहां मुझे कभी भी चोट लग सकती थी या मैं मर सकता था, और यह सोच मुझे ये भी महसूस कराती है कि मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो मैं इस दूसरी दुनिया का बस एक भूत बन जाऊंगा। लेकिन फे यू, अब मुझे लगता है कि इस काबिलियत से मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि घाव भर जाते हैं। इसलिए मैं कभी कभी पहले से ज्यादा लापरवाही से काम करता हूँ, जिससे चोट लगना आसान हो जाता है। जिस खतरे में मैं हूँ उसे भूलना आसान हो गया है। लिन यू ने एक ही सांस में बहुत कुछ कह दिया। जब उसने रात के आसमान को देखा तो उसका दिल अजीब सी भावनाओं से भर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास फे यू जैसा दोस्त था जिसमें उसी जैसी काबिलियत थी, इसलिए वह पहली बार अपनी पुरानी बातें इस तरह कह सका। फिर भी इससे उसे कोई हल्कापन महसूस नहीं हुआ। जिस तरह से तुम कहती हो, ऐसा लगता है कि मैं भी अब इंसान नहीं रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन यू, तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं एक ट्रांसेंडेंट हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँगा। फे यू को सच में उम्मीद नहीं थी कि उसकी नज़र में सबसे ताकतवर लिन यू को इस मामले में इतनी परेशानी होगी। इस पर सोचने पर ऐसा लगता है कि यहाँ उनके मन में ऐसे विचार शायद ही कभी आए हों। शुरू में उसे लगा कि लिन यू किसी भी चीज से निडर है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में चीजों को और खुलकर देखना चाहिए, लेकिन यही मेरा मोटिवेशन है। लिन यू ने पीछे मुड़कर एंशिएंट सीक्रेट रेल्म गेट पर देखा। उसने डबल क्रॉस फ्लेम स्प्रेइंग फ्लाइंग डिवाइस इस्तेमाल किया। मैं वापस असली इंसान बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, यहाँ तक कि ऐसी शक्तियों का भी इस्तेमाल करूंगा जो इंसानों के पास नहीं होनी चाहिए, ताकि मेरे रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को खत्म कर सकूं। बिल्कुल, यही वो लिन यू है जिसे मैं जानता हूँ। वैसे अब तुम उड़ सकते हो। फे यू को दिन में लिन यू का रोबोट जैसा आर्मर देखकर याद आया और उसने पूछा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। लिन यू ने तुरंत इतना पावरफुल फ्लाइंग इक्विपमेंट फे यू और उन्हें नहीं दिया। उनके पास साधारण फ्लेम थ्रोइंग फ्लाइंग डिवाइस के अलावा कोई डिजाइन डायग्राम नहीं था। साधारण फ्लेम थ्रोइंग फ्लाइंग डिवाइस में बहुत सारी कमियां थीं, हालांकि वह उन्हें फे यू को दे सकता था। लिन यू को लगा कि समय सही नहीं है। किसी भी हालत में आज रात सावधान रहना, अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत बताना। लिन यू ने सिस्टम टैबलेट बंद किया, आग फैलाने वाले उड़ने वाले डिवाइस को जलाया और रात के आसमान में उड़ गया। उसी समय उसने इलाके का रीजनल मैप खोला और सबसे पास के बड़े शहर की ओर चल पड़ा।
उसका मकसद दो था, बाई को ढूंढना और ये देखना कि क्या भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोग सच में सरेंडर करेंगे और सिर्फ दिखावा नहीं करेंगे। जल्द ही नीली बैंगनी लपटों के 10 धमाके रात के आसमान में चमकदार निशानों में बदल गए, जो खोज की अनजान जमीन पर तेजी से चमकने लगे। लिन यू ने सच में अभी शेल्टर में वापस न जाने के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे काम करने थे। उसने नीचे विशाल पृथ्वी को देखा। जमीन पर बहुत लंबी खून जैसी लाल सूखी घास उगी हुई थी। इसके अलावा रेगिस्तान की तरह यहाँ भी तापमान शून्य के करीब रहा। अगर कोई कहता कि ये दूसरी दुनिया नहीं है तो शायद कोई यकीन नहीं करता। लिन यू ने दूर तक देखा। अंधेरे में तारों की रोशनी के बिंदु साफ दिखाई दे रहे थे। जमीन से लगभग 100 मीटर ऊपर उड़ते हुए लिन यू ने आसमान की ओर देखा। इस रात के आसमान में एक तरफ 2 गोल चांद लटके हुए थे, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह। लिन यू को डरावने जमीन के नीचे के खंडहर, छिपकली जैसे दिखने वाले किरदारों की दीवारों पर बनी पेंटिंग और दीवार पर बनी पेंटिंग के आखिर में दिखने वाली चीज याद आ गई। वह चीज कब दिखाई देगी, इस बारे में सोचते हुए उसने ये भी हिसाब लगाया कि क्या उसके अभी के हथियार इसके लिए खतरा बन सकते हैं। शायद इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्य के तौर पर लिन यू का मानना था कि वे वाकई इसके लायक थे। लेकिन जो छिपे हुए हैं और अभी तक सामने नहीं आए हैं, वे भी सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे। अगर वे नष्ट हो गए तो क्या इसे पृथ्वी पर वापस आने का रास्ता भी पता चल जाएगा। जैसे ही लिन यू इन बातों पर सोच रहा था, दूर की रोशनी का समूह उसके करीब आ गया। खोज की दुनिया की इस यात्रा के साथ उन्हें अपने सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर की परफॉर्मेंस को भी टेस्ट करने का मौका मिला। आगे छोटी स्क्रीन पर जैसे जैसे उसकी स्पीड बदलती रही और फ्लाइट का समय बढ़ता गया, अलग अलग मैट्रिक्स ऊपर नीचे होते रहे। सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर पहले से ज्यादा टिकाऊ लगता है और स्पीड भी काफी तेज है। लिन यू को याद आया कि पिछली बार उस छोटे से शहर से यहाँ आने में काफी समय लगा था, लेकिन इस बार बस एक पल लगा, वाकई एक बड़ा सुधार। इसके अलावा लिन यू ने देखा कि जब तक वह एक जैसी स्पीड से उड़ता रहा, टेम्परेचर बहुत तेजी से नहीं बढ़ा। इस बार यह ज्यादा गर्म नहीं हुआ और रुका नहीं, जिससे कूलिंग सिस्टम में काफी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का पता चलता है। लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहा। लगभग 1 घंटे की फ्लाइट के बाद शुरू में नीला से हरा हो गया। अगर वह उड़ता रहा तो ऐसा लगा कि रंग पीला, नारंगी और आखिर में लाल हो जाएगा। और एक बार जब ये लाल हो गया तो उसे रुकना पड़ा। लगता है मुझे और ज्यादा ध्यान देने और रेगुलर देखने की जरूरत है। ठीक है, अब तैयारी का समय है। ठीक आगे एक बहुत बड़ा शहर था और लिन यू ने 2 MP5 सबमशीन गन बुलाई और आसानी से शहर की दीवारों के पार उड़कर रोशनी से जगमगाते मुख्य शहर के अंदर के नजारे देखने लगी। जैसा कि लिन यू ने सोचा था, यहाँ काफी खुशहाली थी और कई भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोग मशालों से रोशन सड़कों पर घूम रहे थे। इसके अलावा इसके नीचे अजीब तरह से शोर था। लिन यू भीड़ के ऊपर से उड़ता हुआ आखिरकार उस महल के पास पहुंचा जहां वह दिन में गया था और हवा में ही रुक गया। उसने अभी अभी देखा था कि भेड़िए जैसे सिर वाला बूढ़ा नेता जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और वह एक बहुत बड़े सफेद ड्रैगन के सामने झुक रहा था। बाय, वह आदमी ज्यादा दूर तक नहीं गया था। इस समय बाय एक बड़े मंच के ऊपर खड़ी थी और बहुत सारे भेड़िए जैसे सिर वाले लोग उसके पीछे पीछे उसे श्रद्धांजलि देने के लिए चल रहे थे। भेड़िए जैसे सिर वाले लोगों के मुंह से लगातार एक शब्द निकल रहा था। यह एक ऐसा शब्द था जिसे लिन यू ने एक बार सुना था, जिसका मतलब था पवित्र। लिन बाई ने आसमान से नीचे आते कवच को देखा। हालांकि उसे बाहर से पता नहीं था, लेकिन अंदर बिना किसी शक के लिन यू थी। उसने खुशी से अपनी बड़ी पूंछ हिलाई और पूंछ के ब्लेड से भेड़िए जैसे सिर वाले लीडर का सिर लगभग काट ही दिया। बाय, ये सब क्या है? इससे पहले कि लिन यू अपनी बात खत्म कर पाता, उसने भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोगों को एक साथ जोश में चिल्लाते हुए सुना, अरे यार, इस बार यह उसी पर निशाना है। भगवान, भगवान, भगवान! लिन यू ने हैरानी से कहा। भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोग कुछ ज्यादा ही जोशीले लग रहे थे। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि बाई का काम आसानी से चल रहा है। लिन यू ने अपना फ्लाइंग आर्मर नहीं उतारा, बल्कि हेलमेट को ट्रांसपेरेंट कर दिया और बाई की तरफ चल दिया। बाय, मैंने दूसरे पौराणिक विशाल जानवर को मार गिराया है, तुम्हारा क्या हाल है? उसने पीछे मुड़कर बहुत सारे भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोगों को देखा और जैसे उनकी बातचीत के दौरान किसी भी भेड़िए जैसे दिमाग वाले ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। बड़ा शहर एकदम शांत हो गया। 9 बड़े शहरों के शहर के मालिक को मार डाला, बाई ने रुक रुक कर बोलते हुए।
मुख्य बातें सही सही बताई। 151 शहरों ने सरेंडर कर दिया। लिन यू ने बाई को देखा, उसकी भाषा की क्षमता देखकर हैरान रह गई। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी इसमें बहुत सुधार हुआ है। इसके अलावा सिर्फ आधे दिन में बाई ने 9 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया और 151 और शहरों पर कब्जा कर लिया। यह अचीवमेंट ये बहुत मजबूत है। हालांकि वह पहले से ही बाई की काबिलियत के बारे में जानता था, फिर भी यह गाना सुनकर उसे काफी हैरानी और तारीफ हुई। बाई, बहुत बढ़िया, क्या तुम्हें भूख लगी है? लिन यू को ये भी याद आया कि काफी समय हो गया था और ऐसा लग रहा था कि बाई ने कुछ भी नहीं खाया था। लगातार उड़ने और लड़ने से इस छोटे बच्चे की एनर्जी बहुत कम हो गई होगी। भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। बाई ने उसके पेट पर थपथपाया और फिर लीडर से कुछ कहने के लिए मुड़ा, जो बाई की बातें सुनकर जल्दी से खड़ा हो गया और पीछे की तरफ कुछ कमांड चिल्ला कर दिए। ज्यादा देर नहीं लगी जब लिन यू ने दर्जनों भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों को एक बड़ी टेबल को प्लेटफॉर्म पर ले जाते देखा। उनके पीछे दूसरे लोग लकड़ी की कई बड़ी प्लेटें पकड़े हुए थे और हर कोई डिश ऊपर ला रहा था। उबला हुआ, भुना हुआ, स्टू किया हुआ, उबला हुआ, इसमें काफी विविधता लग रही थी। उनसे निकलने वाली खुशबू से लिन यू को थोड़ी भूख लग गई। सच में इतने लंबे समय तक बाहर रहने के कारण उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। इसी समय 4 और वुल्फ हेडेड आदमी सावधानी से एक महंगी मोटी लकड़ी की सीट ले आए और उसे टेबल के सामने रख दिया। लिन यू समझ गया कि यह उसे बैठकर खाने के लिए बुलाने का उनका तरीका था। लेकिन लगभग 0 टेम्परेचर में बाहर खाना खाना और हजारों झुके हुए भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों की नजरों के नीचे, लिन यू को लगा कि विनम्रता से मना करना ही सबसे अच्छा है। ये खाने की आरामदायक जगह नहीं लग रही थी। फिर भी चतुर बाई ने पहले ही सब कुछ सोच लिया था। समझ गए, मास्टर अंदर जाए। बाई ने सिर हिलाया और वुल्फ हेडेड लीडर से कुछ कहा और आखिर में लिन यू ने देखा कि सारा खाना, टेबल और कुर्सियां फिर से नीचे खिसका दी गई हैं। बुजुर्ग वुल्फ हेडेड लीडर खड़ा हुआ और लिन यू और बाई को कई बार आदर से झुकाया और फिर सभी वुल्फ हेडेड मेन जमीन पर गिर पड़े। सबसे बड़ी तमीज, बाई ने लिन यू से कहा। लिन यू ने सोचा, क्या ये भेड़िए जैसे सिर वाले आदमी पहले भी बहुत झगड़ालू नहीं थे? अब इतनी इज्जत क्यों? सच कहा जाए तो लिन यू को उनका विद्रोही स्वभाव पसंद था, लेकिन ऐसा भी ठीक लग रहा था। मास्टर, इस तरफ। बाई आगे बढ़ी और गोल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ती हुई दिखी। बाई को उस बड़े महल में घुसते देख लिन यू ने भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों की भीड़ पर नजर डाली और बाई के पीछे अंदर चली गई। महल के अंदर मशालें तेजी से जल रही थी। आग की लपटों की चमक में बड़े पत्थर के महल के रास्ते भी कुछ सुनहरे रंगों से भर गए थे। लेकिन उसके शरीर पर लगी सोने की परत के उलट दीवारों पर सिर्फ सोने के पाउडर से ब्रश किए हुए पैच लगे हुए लग रहे थे। हालांकि यह शानदार था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। जल्द ही बाई के साथ वह किले के अंदर एक बड़े कमरे में पहुंच गया। कमरे के दोनों तरफ बहुत सारी मशालें जल रही थीं और बुजुर्ग वुल्फ हेडेड लीडर और 2 जवान वुल्फ हेडेड आदमी बाई से विनम्रता से बात करने के बाद आज्ञा मानते हुए कमरे के कोने में खड़े हो गए। मास्टर, आपका राज्य, बाई ने अचानक कहा। मेरा राज्य? अचानक बाई के शब्दों से लिन यू ने कुछ ऐसा सुना जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक राज्य, भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों का। लिन यू को लगा कि यह कुछ एक सपने जैसा है, अजीब लेकिन अद्भुत। मालिक, आपके राज्य के भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोग आपकी बात मानते हैं। बाई ने रुक रुक कर कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी बात आसान होती जा रही है। तुम्हारा मतलब है कि ये भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोग अब मेरी बात मानते हैं और 151 शहर पहले ही मेरा राज्य बन चुके हैं? लिन यू ने हैरानी से लीडर को देखा और लीडर एक बार फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, क्या ये सच है? लिन यू ने बाई को हैरानी से देखा, लेकिन बाई को पूरा यकीन था। हाँ मास्टर, अब आप राजा हैं। बाई ने भेड़िए जैसे सिर वाले लीडर की तरफ देखा, जिसने तुरंत सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद लिन यू ने पाया कि पिछली बड़ी दावत फिर से शुरू हो गई थी, हालांकि वह नई तरह से तैयार की गई लग रही थी। वे आपके लोग हैं, बाई ने आसानी से बोलते हुए कहा। जैसे ही वह लीडर के पास गया, लीडर ने अपनी छाती से एक सोने की अंगूठी निकाली। यह एक अंगूठी थी। बाई की चौड़ी हथेली में अंगूठी आग की रोशनी में चमक रही थी। बाई, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों का राजा कब बन गया? लिन यू को अब भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसने बस उन बेकाबू, झगड़ालू और भेड़िए जैसे दिमाग वाले आदमियों को बिना किसी विरोध के पीट कर काबू में कर लिया।
और नतीजतन वह इन भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोगों का राजा बन गया। मास्टर, दिव्य होने के कारण बाई पवित्र है। बाई ने अंगूठी लिन यू को दे दी। लिन यू ने देखा कि अंगूठी के एक तरफ एक साफ साफ 3 डायमेंशनल भेड़िए का सिर बना हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ था और उसके नुकीले दांतों के बीच एक रत्न चमक रहा था। और यह अंगूठी प्लेटिनम की बनी हुई लग रही थी। ये है। बाई ने पीछे मुड़कर घुटनों पर बैठे भेड़िए जैसे सिर वाले लीडर से पूछा, और लीडर के कुछ कहने के बाद बाई फिर से पीछे मुड़ गया। मास्टर, राजा के 12 राजदंड के टुकड़ों में से एक। 12 राजदंड के टुकड़े। लिन यू ने अंगूठी उठाए। भेड़िए के सिर के मुंह में लगा रत्न आग की रोशनी में अविश्वसनीय रूप से शानदार रोशनी से चमक रहा था। लिन यू ने उसे ध्यान से देखा और अचानक पाया कि रत्न कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। नीलम। लिन यू ने आंखें सिकुड़कर ध्यान से देखा, लेकिन कंफर्म करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर उसने तुलना करने के लिए स्टोरेज स्पेस से छिपकली वालों का दिया हुआ नीलम निकाला। तभी भेड़िए के सिर वाला लीडर अचानक चिल्लाया, काबुलुसिया। यह इतनी जोरदार चीख थी कि लिन यू ने अचानक ऊपर देखा। और जब लिन यू ने भेड़िए के सिर वाले लीडर को फिर से देखा, तो उसने पाया कि वह असल में रो रहा था और बहुत इमोशनल था। पीछे आ रहे 2 भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों को देखकर वे भी हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत उत्साहित हैं। मास्टर, पवित्र वस्तु। बाई ने लिन यू के हाथ में बड़े नीलम की ओर इशारा किया। भेड़िया जैसे सिर वाले आदमी खो गए। खोई हुई पवित्र चीज। लिन यू हैरान थी, क्या हो रहा है? कोई खोई हुई चीज। यह नीलम, क्या ये छिपकली वालों की वेदी से नहीं था? ये भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों की खोई हुई पवित्र चीज कैसे बन गई? क्या हो रहा है? मास्टर, बहुत पहले छिपकली वालों ने भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों को मार डाला था, उन्हें गुलाम बना लिया था और पवित्र चीज पर कब्जा कर लिया था। बाई ने समझाया, फिर लीडर से थोड़ी देर बात की, फिर मुड़कर कहा, बुलावा पवित्र, घर लौट जाओ। छिपकली वालों ने ले लिया, वे वापस नहीं आ सके। लिन यू को कुछ समझ में आया और साथ ही उसे छिपकली के अंडरग्राउंड खंडहरों की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स याद आ गईं। दीवारों पर बनी तस्वीरों में लिन यू को याद आया कि छिपकली के आदमियों ने एक बार बड़े कानों वाले जानवर जैसे इंसान को गुलाम बनाकर उनसे अंडरग्राउंड खंडहर बनवाए थे और उनमें से कई को मार डाला था। अब सोच रहा हूँ, क्या ये बड़े कानों वाला जानवर जैसा इंसान उसके सामने वाले भेड़िए जैसे सिर वाले आदमी नहीं है? भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों के पास शुरू में छिपकली आदमियों से ज्यादा ताकतवर सभ्यता थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वे लड़ाई में छिपकली आदमियों से हार गए और उन्हें उनका गुलाम बनने के लिए मजबूर होना पड़ा, और आखिर में उन्होंने बड़े मुश्किल अंडरग्राउंड खंडहर बनाने में उनकी मदद की। लिन यू को जमीन के नीचे जोन एफ में देखे गए कंकाल भी याद थे, जो पहाड़ों जैसे थे लेकिन इंसानों से बहुत छोटे थे। वे शायद भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों के कंकाल थे। जहां तक डिवाइन हॉल ऑफ ओब्लिवियन में वेदी वाली बड़ी मूर्ति की बात है, जिसे छिपकली वाले लोग बहुत कीमती मानते थे, क्या उसे भी इन भेड़िए जैसे सिर वाले लोगों ने बनाया था? लिन यू ने एक पल सोचा, फिर सिस्टम टैबलेट निकाला, बड़ी और शानदार मूर्ति की तस्वीर निकाली और बाई को दे दी। लेकिन जैसे ही बाई ने उन्हें दिखाया, भेड़िए के सिर वाला वह बूढ़ा आदमी जो नीलमयस्क को ध्यान से देख रहा था, अचानक कुछ बुदबुदाया, चीखा और बेहोश हो गया, जिससे दोनों भेड़िए के सिर वाले आदमी हैरान रह गए। बाई, क्या हो रहा है? लिन यू ने पूछा। बाई कुछ सोच रहा था, उसे लग रहा था कि जब से वह इस कमरे में आया है, वह एक अजीब हालत में है। मास्टर, इसने अभी कहा, यह मूर्ति शैतान भगवान की है, जिनके पूर्वजों ने इसे बनाने में हिस्सा लिया था। बाई ने जमीन पर बेहोश भेड़िए जैसे सिर वाले आदमी को देखा, पास वाले से कुछ कहा और वह तेजी से भाग गया। शैतान भगवान, वह चीज असल में एक पौराणिक विशालकाय जानवर है। लिन यू ने पाया कि वुल्फ हेडेड मैन की नजर में कुछ चीजें उन चीजों से अलग थी जिनका उसने सामना किया था। पौराणिक विशालकाय जानवर वह पहला जीव था जिसे सिस्टम ने लेबल किया था। वर्ल्ड चैनल पर सिस्टम ने एक के बाद एक 2 पौराणिक विशालकाय जानवरों की तस्वीरें और डेटा भी दिखाए। हालांकि ऐसा तब हुआ जब उसने उन्हें हरा दिया, लेकिन ये सच में पहली बार था जब उन्हें पौराणिक विशाल जानवर कहा गया। सोचने पर ऐसा लगा कि इससे पहले किसी और जीव के साथ ऐसा बर्ताव नहीं हुआ होगा। और इस बूढ़े आदमी का क्या मतलब था कि इसके निर्माण में पूर्वज शामिल थे? वुल्फ हेडेड मैन यहाँ कब से हैं? जैसे ही लिन यू सोच रही थी, दरवाजा फिर से खुल गया और एक ज्यादा बुजुर्ग वुल्फ हेडेड आदमी, जो ऐसा लग रहा था जैसे मरने वाला है, उसे वुल्फ हेडेड आदमी वापस ले आया जो अभी अभी गया था।
ये बूढ़ा भेड़िया सिर वाला आदमी मरने के करीब लग रहा था, हर कदम पर हौंफ रहा था और जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका फर पूरी तरह से सफेद था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और वह लिन यू और बाई के सामने घुटनों के बल बैठा था, एक बड़ा समारोह कर रहा था जो लिन यू ने पहले बाहर अनुभव किया था। फिर बाई ने उसे फिर से खड़ा किया और उससे पूछताछ शुरू की। जल्द ही बुजुर्ग वुल्फ हेडेड मैन धीरे धीरे ऐसी भाषा में बोलने लगा जिसे लिन यू समझ नहीं पा रही थी, जबकि ट्रांसलेटर का काम कर रहे बाई ने बीच बीच में सिर हिलाया। आखिरकार 10 मिनट बाद बाई ने अपना सिर घुमाया और लिन यू को जानकारी देना शुरू किया। बात तो सीधी थी। आसान शब्दों में कहें तो बहुत समय पहले वुल्फ हेडेड मैन के पूर्वजों को एक रहस्यमयी जीव ने उनके देश से एक साथ इस दुनिया में भेज दिया था। इसके बाद वे इस दुनिया में बसने लगे, रहने लगे और बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह रत्न एक कीमती चीज थी जिसे उन्होंने बहुत मेहनत से निकाला था और जो किसी पुराने रिवाज से जुड़ी थी। बाद में वुल्फ हेडेड मैन ने दुनिया भर में अलग अलग देश बनाए और शुरू में 12 रत्न सबसे बड़े 4 देशों के थे। कुल मिलाकर इस दुनिया में वुल्फ हेडेड मैन ने कई देश बनाए, जिनमें से 12 सबसे बड़े देश लगातार कमजोर देशों को खत्म करते रहे। बहुत लंबे समय तक दुनिया में केवल कुछ 100 देश ही बचे रहे। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही। लिज़र्डमैन आ गए। वे जंगली और हिंसक थे और उन्होंने अनदेखे राक्षसों को कंट्रोल करके भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों को मार डाला, पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। लिज़र्डमैन ने कुछ ही सालों में लगभग सभी देशों को खत्म कर दिया और ज्यादातर वुल्फ हेडेड मैन को जमीन के नीचे महल और मंदिर बनाने के लिए घसीट लिया। जो लोग ले जाए गए उनमें से लगभग सभी आपदा के दौरान बाहर मारे गए और कभी वापस नहीं आए। पावर, स्टेटस और वुल्फ हेडेड मैन के इतिहास की निशानी 12 रत्न तबाही के दौरान गायब हो गए। लेकिन कई सालों बाद एक दिन वुल्फ हेडेड मैन के महल पर लिज़र्डमैन के एक और हमले के दौरान उन्हें वे ताकतवर मॉन्स्टर्स दिखाई नहीं दिए जो कभी लिज़र्डमैन के कंट्रोल में थे और उन्होंने उन्हें कामयाबी से पीछे धकेल दिया। लिज़र्डमैन फिर कभी नहीं दिखे, लेकिन वुल्फ हेडेड मैन को भारी नुकसान हुआ और उनकी आबादी मुश्किल से ही बची। इसके बाद लंबे रिकवरी पीरियड के बाद उन्होंने अपनी आबादी को पूरी ताकत से वापस पा लिया और अपनी सभ्यता को काफी आगे बढ़ाया। उन्होंने हजारों देशों को फिर से बसाया और पाया कि दुनिया में अलग अलग तरह की इंसानी सभ्यताएं उभर रही हैं। ऐसा लगता है कि यह समय लगभग 100 साल पहले का है। इन इंसानी सभ्यताओं के साथ लगभग 1 साल तक लड़ाई के बाद कई दिशाओं में होने वाली लड़ाइयों की वजह से वुल्फ हेडेड मैन लगातार अपना इलाका खोते गए और उनकी आबादी बहुत कम हो गई। उनका सामना इंसानों से भी हुआ, लेकिन इंसानों के हथियार उनसे बहुत अलग नहीं थे, जिससे वे कमजोर और पिछड़े हुए लोग बन गए और आखिर में गायब हो गए। वुल्फ हेडेड मैन के वंशज बहुत छोटे इलाके में चले गए और 100 से ज्यादा सालों में 600 से ज्यादा शहर बसाए। हालांकि सभी ने अलग अलग राज किया, लेकिन यह एक ढीला ढाला गठबंधन था जिसमें देशों के बीच कोई पक्का बंटवारा नहीं था। वे ठीक होते रहे और आगे बढ़ते रहे। वुल्फ हेडेड मैन के इतिहास में सफेद उड़ने वाले ड्रैगन को हमेशा पवित्र कहा जाता था। सफेद उड़ने वाला ड्रैगन उस रहस्यमयी शक्ति का संदेशवाहक लगता था जो उन्हें इस दुनिया में लाया और इतिहास में कई बार दिखाई दिया। उन्होंने बाई पर हमला करके उसे कैद कर लिया। उनका इरादा था कि वे इसका इस्तेमाल करके कॉन्फेडरेशन को फिर से एक कर सके, सेना को मजबूत कर सके और अपनी दूर और बंजर जमीन से भागकर एक बार फिर दुनिया पर राज कर सके। हालांकि बाद में उन्हें सबक मिल गया। कई लड़ाइयों में 3 शहर के सरदारों को खोने के बाद आखिरकार उन्होंने विनम्रता सीखी और अपने असली मकसद को समझ लिया। जहां तक लिन यू को भगवान कहने की बात है, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि कहानी में कहा गया था कि जो जीव उन्हें इस दुनिया में लाया था वह लिन यू की तरह ही ताकतवर था। उसने सिर से पैर तक आर्मर्ड मेटल पहना हुआ था और वह उड़ सकता था। जैसे ही लिन यू सुन रही थी, बूढ़े वुल्फ हेडेड मैन के बोलने के बाद ठंडे बर्तनों की जगह नए बर्तन रख दिए गए। लिन यू ने सीख पर लगा मांस उठाया और खाते हुए उस बूढ़े भेड़िए जैसे सिर वाले आदमी की कही बात पर सोचने लगी। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मेरी कल्पना से अलग हैं। लिन यू ने सिस्टम टैबलेट पर बुजुर्ग वुल्फ हेडेड मैन द्वारा शेयर की गई हाइलाइट्स रिकॉर्ड की। कई कीवर्ड्स ने उन्हें और गहराई से सोचने पर मजबूर किया। ऐसा लगता है कि वुल्फ हेडेड मैन सर्वाइवल गेम की पहली लहर के दौरान इंसानों के साथ नहीं आए थे। वे यहाँ बहुत पहले आ गए थे और इस दूसरी दुनिया में शायद सैकड़ों या हजारों साल तक जिंदा रहे। लिज़र्डमैन ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वुल्फ हेडेड मैन की सभ्यता में तरक्की के उलट लिज़र्डमैन अपनी सभ्यता को बेहतर बनाए बिना सिर्फ लड़ाई के लिए ही लगे हुए लगते थे। वुल्फ हेडेड मैन कभी इस दुनिया में खूब फले फूले थे, लेकिन लगातार 2 बार उनकी हालत खराब हुई
और वे ठीक होने के लिए पहाड़ों से घिरी इस बड़ी घाटी में आ गए। पहली गिरावट लिजर्डमैन की वजह से हुई, दूसरी गिरावट इंसानों समेत कई इंसान जैसे जीवों की वजह से हुई। लिन यू ने सोचा कि इंसानों को 20 साल पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं लगता। वुल्फ हेडेड मैन के अनुसार ये लगभग 100 साल पहले की बात है, लेकिन ये बात सही नहीं लगती। लिन यू ने भौहें चढ़ाई, डूम्सडे बनकर में सड़ी हुई हड्डियां याद करके ऐसा नहीं लगता था कि वे सिर्फ 20 साल पुरानी हैं। अगर इस दुनिया और पृथ्वी पर साल एक जैसा नहीं होता। लिन यू ने घरघराते हुए बूढ़े वुल्फ हेडेड आदमी को देखा और बाय से पूछा, बाय, मेरे अगले कुछ सवाल बहुत जरूरी हैं। मास्टर, आप पूछना चाहते हैं कि इस दुनिया में एक साल कितना लंबा होता है? बाय ने बड़ी चतुराई से इसका जवाब समझ लिया। हाँ बाय, बिल्कुल। बाय ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, 365 दिन। लिन यू को अपने सिर में ठंडक महसूस हुई। एक साल 365 दिन का होता है, पृथ्वी जैसा ही। अचानक यह मामला दिलचस्प लगने लगा। लिन यू को ओसाका एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर पर कभी न खत्म होने वाला टाइमर याद आया। लिन यू और 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस दूसरी दुनिया में जाने के बाद जब सीक्रेट रेल गेट खुला तो इंसानों को पता चला कि धरती 37 साल से गुजर रही है। ये दोनों घटनाएं एकदम सही लग रही थी। जिंग लिंगफिग और ओल्सन ने पहली बार 20 साल पहले सर्वाइवल गेम में हिस्सा लिया था, फिर किसी तरह 20 साल पहले पृथ्वी पर वापस आ गए, जो कि वही स्पेस टाइम नहीं होना चाहिए था। लेकिन वुल्फ हेडेड मैन के लिए पिछली लहर 20 साल पहले नहीं बल्कि 100 साल पहले आई थी। इसलिए स्पेस टाइम गेट की चाबी रखने वाला लिन यू को लगा कि वह धीरे धीरे असली राज की जड़ तक पहुंच रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पर्दे के पीछे छिपे मास्टरमाइंड को सामने लाने के लिए उसे और कुछ करने की जरूरत थी। इस पल लिन यू को लगा कि वह उस अल्टीमेट के बहुत करीब है जो सभी रहस्यों को सुलझा देगा। बुजुर्ग वुल्फ हेडेड मैन के मुंह से वुल्फ हेडेड मैन का इतिहास विस्तार से बताया गया था और लिजर्डमैन के साथ उनका लगभग 1000 साल पुराना संघर्ष 100 साल पहले तक जारी रहा। एक सदी पहले तक जब उनका सामना इंसानों और कई दूसरे इंसान जैसे जीवों से हुआ तो उनकी सभ्यता में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई। आखिरकार उनके वंशज इस सुनसान और बड़ी घाटी में आए, मुश्किल से जिंदा बचे, ठीक हुए और आखिर में जिंदा रहे। यहाँ उन्होंने 600 से ज्यादा शहर बसाए, एक ढीला ढाला गठबंधन बनाया जिसमें मध्ययुगीन धरती की याद दिलाने वाली टेक्नोलॉजी थी और वे लड़ाई के लिए तोपों को भी कंट्रोल करते थे। वे लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन वे इस घाटी से बाहर निकल जाएंगे, फिर अपने खोए हुए खजानों को वापस पाना, विशाल नीलम अयस्क और पूरी दुनिया पर फिर से कब्जा करना। बाय, तो उनसे पूछो इस अंगूठी में क्या दिक्कत है? लिन यू ने फिर से वुल्फ हेड रिंग उठाए, उस पर लगा नीलम उसी चमक से चमक रहा था जैसे उसके हाथ में रखा नीलम और चमक रहा था। ये हो सकता है मास्टर, अंगूठी अयस्क से बनी है, एक छोटे टुकड़े से काटी गई है फिर बनाई गई है। अथॉरिटी रिंग रॉयल्टी को दिखाती है। 12 को इकट्ठा करने का मतलब होगा सभी वुल्फ हेडेड मैन को कमांड देना और वे अपनी पूरी वफादारी की कसम खाएंगे। बूढ़े वुल्फ हेडेड मैन से एक बार फिर बात करने के बाद, जो किसी भी पल इस दुनिया से जाने के लिए तैयार लग रहा था, बाय को वह जवाब मिल गया जो लिन यू चाहती थी। आशा के अनुसार उसने अंगूठी फिर से अपने हाथ में ली और अपनी आंखों के सामने उसे ध्यान से देखा। भेड़िए पर आखिरी नीलम का कटा हुआ आकार अयस्क के कोने के आकार से मिलता हुआ लग रहा था। इससे ये साबित हो गया कि अयस्क का ये टुकड़ा वाकई भेड़िए के सिर वाले आदमी का होना चाहिए था, जैसा कि बूढ़े भेड़िए के सिर वाले आदमी ने कहा था। भेड़िया सिर वाले पुरुषों के 12 अथॉरिटी रिंग्स। एक बार जब सभी अथॉरिटी रिंग्स इकट्ठा हो जाएंगी तो सभी वुल्फ हेडेड मैन को उसकी सेवा करने के लिए मजबूर करना एक सच्चाई बन जाएगी। तब बाय, क्या शहरों में बाकी रिंग्स अलग अलग वुल्फ हेडेड मैन के हैं? क्या वे हर वुल्फ हेडेड मैन के लीडर के पास हैं? लिन यू को अचानक इसमें दिलचस्पी हो गई। भेड़िया सिर वाले आदमियों की संख्या कम नहीं होगी। अगर उसके पास निडर लड़ाकों का ये ग्रुप होता जो बड़ी संख्या में लिजर्डमैन को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होता, तो यह समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लगता। मास्टर, अलग अलग वुल्फ हेडेड मैन लीडर्स के पास सिर्फ 10 अथॉरिटी रिंग्स हैं। बाकी 2 कहाँ हैं, ये पता नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि एक बार 10 अथॉरिटी रिंग्स इकट्ठा हो जाने के बाद बाकी 2 के बारे में सुराग मिल जाएंगे। बाय की बातें और भी आसान होती जा रही थी। लिन यू हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। सच में इतना लंबा वाक्य, फिर भी बाय ने इसे आसानी से सुनाया और ट्रांसलेट किया और यह और भी आसानी से समझ में आने लगा। हालांकि
उन्हें काम की जानकारी मिली। 10 अथॉरिटी रिंग्स इकट्ठा करने के बाद उसे बाकी 2 अथॉरिटी रिंग्स की जरूरी जानकारी के बारे में सुराग मिल जाएगा। किसने सोचा होगा, वुल्फ हेडेड मैन खुद भी पहेलियों की तरह हैं। क्या वे सभी अथॉरिटी रिंग्स को एक साथ नहीं रख सकते थे? लिन यू को लगा कि अब कुछ काम करने हैं। मास्टर, बाकी 8 अथॉरिटी रिंग्स में से एक कल आने की उम्मीद है। साथ ही अगर मास्टर जेम्स वापस ले लेते हैं तो उनका काम भी वही होगा। बाई को कुछ और जानकारी मिली और उसने उसे फिर से ट्रांसलेट किया। तो यह ऐसा ही है। लिन यू को मोटे तौर पर समझ आ गया था कि अथॉरिटी रिंग्स के बारे में क्या चल रहा था। आसान शब्दों में कहें तो अगर वह 600 या उससे ज्यादा वुल्फ हेडेड मैन बस्तियों में से बचे हुए कम से कम 450 शहरों पर जल्दी से कब्जा कर भी ले तो वह 10 अथॉरिटी रिंग्स जमा कर लेगा। फिर बस आखिरी 2 को ढूंढना है या 2 मिलते जुलते जेम्स हासिल करने हैं और वुल्फ हेडेड मैन भी उसका हुक्म मानेंगे। ये प्रोसेस लंबा नहीं होना चाहिए। हालांकि लिन यू की पूछताछ यही खत्म नहीं हुई। उसने देखा कि वुल्फ हेडेड मैन का बुजुर्ग लीडर जाग गया था। अब उससे एक और सवाल पूछने का समय आ गया था जिसके बारे में वह जानना चाहता था। बाय, पूछो कि क्या वुल्फ हेडेड मैन के दिमाग में कोई सो कॉल्ड सिस्टम है? स्टोरेज स्पेस के बारे में क्या? लिन यू इस बात से काफी हैरान थी। क्या इंसान सच में सबसे अनोखे हैं? कम से कम लिजर्डमैन के पास कोई सिस्टम नहीं लगता, स्टोरेज स्पेस तो और भी कम है। नहीं तो अब तक उनकी स्टोरेज स्पेस की कैपेसिटी लाखों क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई होती। मास्टर, कोई सो कॉल्ड सिस्टम नहीं है और वुल्फ हेडेड मैन के पास स्टोरेज स्पेस भी नहीं है। वुल्फ हेडेड मैन के पास सिर्फ उनकी मौजूदा सिविलाइजेशन है जो लगातार एक्सप्लोर करती रहती है। बाई ने यह बात उस बूढ़े भेड़िया सिर वाले आदमी को देखते हुए कही जो वहां आया था। सफेद बालों वाला नेता भारी सांस ले रहा था, हवा कम ले रहा था लेकिन ज्यादा छोड़ रहा था। ये देखते हुए शायद अब उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसा लगा जैसे वह कुछ बुदा रहा हो और बाई बिना किसी रुकावट के चुपचाप सुन रही थी। मास्टर, वह कह रहा है कि वह एक बार फिर नीलम को छूना चाहता है। लिन यू ने सिर हिलाया। ये कुछ ऐसा था जो वह कर सकता था, खासकर जब दूसरा मौत के कगार पर लग रहा था, तो शायद वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लिन यू ने नीलम अयस्क बाई को दिया और बाई ने नीलम अयस्क को बूढ़े भेड़िया सिर वाले आदमी के सामने रख दिया। बूढ़ा भेड़िया सिर वाला आदमी जैसे किसी पल में फिर से जी उठा हो, अचानक एनर्जी से भर गया। उसके कांपते हाथ लगातार हिल रहे थे। उसका पंजा नीलम को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ बुदबुदाया जबकि उसके पास खड़े बूढ़े नेता ने सिर हिलाया। अगले ही पल उसका पंजा कमजोर पड़ गया और उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं, जैसे कि जीवन के निशान एक साथ गायब हो गए हों। बूढ़े लीडर ने भेड़िए जैसे सिर वाले बूढ़े आदमी को सहारा दे रहे अपने नीचे काम करने वालों को उसे जमीन पर सीधा लिटाने को कहा और दुख से बुदबुदाया और फिर खड़े हो गए। अपने कर्मचारियों से कुछ कहने के बाद उन्होंने फिर से लिन यू को प्रणाम किया और दरवाजे से बाहर चले गए। क्या हो रहा है? लिन यू ने बाई की ओर देखा। मास्टर, बूढ़े पुजारी ने कहा कि अपने देश लौटने और दुश्मनों को मारने के लिए हम सिर्फ आप पर भरोसा कर सकते हैं। आपको ये पक्का करना होगा कि सभी भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोग बिना किसी विरोध के आपके हुक्म का पालन करें। बाई ने बूढ़े नेता की ओर देखा जो भी कुछ बुदबुदा रहा था। मास्टर, इसका मतलब है कि वे पुराने पुजारी की बात मानेंगे और भविष्य में पूरी तरह से आपके प्रति वफादारी की कसम खाएंगे। आप जो भी चाहेंगे वे उसे नहीं टालेंगे। इसके अलावा अगर आप पूरी भेड़िए जैसी सोच वाली नस्ल को एक कर देंगे तो वे लगातार आपका साथ देंगे। थैंक यू बाई, मैं समझ गया। लिन यू को लगा जैसे उसे अनजाने में एक और पावर, एक नई ताकत मिल गई हो। मणि निकालने से पहले, बूढ़े पुजारी के आने से पहले, ये बूढ़ा नेता उससे और बाई से बहुत डरा हुआ लग रहा था, पूरी तरह से आज्ञाकारी होने के बजाय। अब ये रवैया पूरी तरह बदल गया है। ये देखा जा सकता है कि यह सच में उन्हें और बाई को भगवान और संत मानता था। बाई, इसे उठने दो, मुझे एक और सवाल पूछना है। जैसे ही लिन यू ने बोलना खत्म किया, कई भेड़िए जैसे दिखने वाले आदमी कमरे में आए, उसे झुककर प्रणाम किया और बूढ़े पुजारी की लाश को बाहर ले गए। मास्टर, लीडर ने कहा कि हम बाहर बात कर सकते हैं, सभी शहरवासी हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, पहले यही पूछना बेहतर है। लिन यू बूढ़े लीडर के पास गई। आप हर 7 दिन में आने वाली मुसीबत का सामना कैसे करते हैं? बाई के ट्रांसलेट करने के बाद लिन यू ने अचानक बूढ़े लीडर के चेहरे पर हैरानी देखी। मास्टर, इसमें लिखा है कि यहाँ आपदा हर 7 दिन में नहीं, बल्कि
7 साल में आती है। बाई ने पलटकर कहा, उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। 7 साल, 7 दिन नहीं, लिन यू ने सवाल दोहराया। मास्टर, ये 7 साल का है, हर 7 साल में 7 साल का एक साइकिल, लेकिन छठी आपदा के दौरान ये 15 साल में बदल जाता है और 7वीं भी 15 साल तक चलती है। फिर 8वीं बार हर 7 साल में वापस आता है, जिससे अगला साइकिल शुरू होता है। क्या 7 दिन का नहीं, 7 साल का चक्र? लिन यू ने सीधे बूढ़े नेता की आंखों में देखा और बूढ़ा नेता हिला तक नहीं। क्या ये सच हो सकता है? ये कैसे संभव है? और तो और, छठा समय 15 साल में बदल जाता है और 7वां भी 15 साल हो जाता है। और दूसरी दुनिया में इंसानों और लिज़र्डमैन को हर 7 दिन में आने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और छठी बार आने वाली मुसीबत 15 दिन की हो जाती है। दिन और साल, ये कौन से स्केल हैं? मास्टर, इसमें यह भी लिखा है कि 100 साल पहले उन्हें भी हर 7 दिन में लगभग 1 साल तक चलने वाली मुसीबत का सामना करना पड़ा था। यही एक मुख्य कारण था कि कई दूसरे इंसान जैसे जीव उन्हें इस सुनसान इलाके में ले आए थे। लेकिन ये स्थिति नॉर्मल होने से पहले सिर्फ 1 साल तक ही रही। 100 साल पहले। लिन यू को पिछला सर्वाइवल गेम याद आया। यहाँ समय का अंतर वाकई बहुत अजीब है। 20 साल पहले पहले सर्वाइवल गेम में इंसान पूरी तरह हार गए थे, जिससे ये पक्का हो गया कि जिंग लिंगफेंग और सन शुई जैसे लोग बचकर धरती पर वापस आ गए थे। लेकिन भेड़िए के सिर वाले लोगों के कैलेंडर के अनुसार ये 100 साल पहले हुआ था। भेड़िया मुख वाले पक्ष पर हर 7 दिन में होने वाली आपदा हर 7 साल में होने वाली आपदा में बदल गई, और जब इस पक्ष ने 15 दिनों में बदलकर छठी आपदा का सामना किया तो भेड़िया मुख वाला पक्ष 15 साल में बदल गया। ऐसा लगता है कि यह घाटी दूसरी दुनिया से बिल्कुल अलग नियमों और समय स्थान को मानती है। तथाकथित गेट ऑफ एक्सप्लोरेशन को पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड ने जानबूझकर रिलीज किया था। क्या इसका मतलब है कि इंसानों को इन यंत्रों पर ध्यान देना चाहिए? लेकिन अगर हम इन गेट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर इंसान जैसे जीवों को नहीं जीत पाए और उनकी भाषा नहीं समझ पाए, तो ये राज हमेशा अनजान ही रहेंगे। आज रात के बाद मुझे फेयू की तरफ से गेट ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर इंसान जैसे जीवों के बारे में पूछना होगा। मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी अभी की ताकत पर भरोसा करके मैं जो चीजें कर सकता हूँ वे बहुत कम हैं। अगर मैं दूसरी दुनिया में इंसानों के लिए लिज़र्डमैन के खतरे को हल करना चाहता हूँ, तो भेड़िए के सिर वाले इंसान या दूसरे इंसान जैसे जीव कुछ मदद कर सकते हैं। खासकर ये वफादार, बहादुर और लड़ाकू भेड़िए जैसे आदमी, अगर मैं उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकूं। मास्टर, भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोग कहते हैं कि वे अपने देश लौटना चाहते हैं। बाई ने भेड़िए जैसे सिर वाले नेता की बातें दोहराई और अचानक रुक गई। होमलैंड, यह कोई ग्रह होना चाहिए। लिन यू जानती थी कि अभी यह संभव नहीं है। आखिरकार इंसान अभी तक ये हासिल नहीं कर पाए हैं। इन भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोगों की तो बात ही छोड़िए। जिसने इंसानों को इस जगह भेजा वही मास्टरमाइंड होना चाहिए जिसने उनके दिमाग में इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया। शायद ये लिज़र्डमैन के म्यूरल में मौजूद रहस्यमय चीज है। लिन यू को लगा कि इंसानों को उन्होंने ही भेजा है। इन भेड़िए जैसे दिमाग वाले लोगों को यहाँ भेजने का काम भी उन्हीं का है। लेकिन अब उसके पास इन छिपे हुए मास्टरमाइंड्स को सामने लाने का कोई मौका या तरीका नहीं है। हालांकि सच में कोई तरीका हो सकता है। छिपकली वाले आदमी द्वारा भेड़िए के सिर वाले आदमी से चुराए गए और छीने गए सभी 12 रत्न इकट्ठा करें। फिर इन जेमस्टोन्स को जमीन के नीचे बड़ी मूर्ति की जगह पर रख दें। शायद जैसा कि दीवार पर बने चित्र में दिखाया गया है। आगे कुछ हो सकता है। आगे बहुत लंबा सफर है। बाई, चलो पहले बाहर निकलते हैं। बाई ने सिर हिलाया। बूढ़े लीडर के साथ लिन यू और बाई महल से बाहर निकले और गोल प्लेटफॉर्म पर वापस आ गए। बूढ़े नेता ने बाहर खड़े भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों को, जो पहाड़ों और समुद्रों की तरह घने और बहुत ज्यादा थे, फिर से खड़े होने का आदेश दिया। तभी लिन यू को एहसास हुआ कि ये भेड़िया जैसे सिर वाले आदमी महल में आने के बाद से अब तक बाहर ही घुटनों के बल बैठे हुए लग रहे थे। वाह, क्या हो रहा है? इस समय पूरा शहर शांत था। इस अंधेरी रात में यहाँ कोई भी हमलावर म्यूटेटेड जीव नहीं था और वे बेखौफ भी लग रहे थे। और तभी बूढ़े नेता ने अचानक भीड़ से कुछ कहा, जिससे सभी लोग अचानक सीधे खड़े हो गए। फिर बूढ़े नेता ने मुड़कर लिन यू की ओर देखा और फिर से घुटनों के बल बैठ गए। मास्टर, इसमें सफायर अथॉरिटी रिंग और सफायर ओर दिखाने के लिए कहा गया है। बाई ने अनुवाद किया। लिन यू समझ गई। वुल्फ हेड अथॉरिटी रिंग को मैकेनिकल उंगलियों के बीच पकड़े हुए हजारों वुल्फ हेडेड आदमी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए।
जब उसने नीलमयस्क निकाला और उसे ऊपर उठाया तो सभी भेड़िया सिर वाले आदमी ऐसे जम गए जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो। अचानक लिन यू ने एक खास आवाज सुनी। ये किसी अनजान जगह से हल्की सिसकियां थीं, और यह आवाज और ज्यादा और तेज होती गई। वह सामने खड़े उन बख्तरबंद भेड़िए जैसे सिर वाले आदमियों के चेहरों पर लगातार आंसू बहते हुए भी देख सकता था। बहुत खूब, क्या ये सचमुच जरूरी है? जल्द ही बूढ़े नेता के अचानक भगवान चिल्लाने के बाद घुटने टेके हुए सभी भेड़िया सिर वाले आदमी फिर से खड़े हो गए। भगवान, भगवान, भगवान! लिन यू को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकंपी महसूस हुई। अजीब, हालांकि उसे ऐसा होने का अंदाजा था, लेकिन जब ऐसा सच में हुआ तो लिन यू को बस अजीब सा लगा। भगवान कहलाना कुछ लोगों के लिए कोशिश करने जैसा है, लेकिन लिन यू के लिए वह ऐसा नहीं बनना चाहता था जो सबसे अलग दिखे, हमेशा सबसे आगे रहे, सबसे चमकदार बने। हालांकि इस समय उन्हें ये भूमिका वैसे ही निभानी होगी जैसे वे अभी निभा रहे हैं। मास्टर, वे आपके प्रति अपनी अटूट वफादारी की कसम खाते हैं, बाई ने कहा, आसमान में उड़ते हुए। वह एक जोरदार दहाड़ मारता हुआ दूर की ओर उड़ गया, और लिन यू ने उसी समय उड़ान भरी, बाई के पीछे पीछे दूर तक आगे बढ़ गई। बाई ने लिन यू को लिया और धीरे धीरे नीचे उतरा। आखिरकार वे एक शोर करती नदी के पास पहुंच गए, और यहाँ लिन यू को भी कुछ जाना पहचाना सा लगा। ये वही जगह लगती है जहां हम पिछली बार यहां आने पर कुछ देर रुके थे। लेकिन बाई यहाँ क्यों आए? लिन यू ने सोचा कि बाई शायद शेल्टर में वापस जाना चाहेगी, लेकिन बाई ने ऐसा नहीं किया। मास्टर को ज्यादा लोग पसंद नहीं है, ये जगह काफी अच्छी है। बाई ने नदी की ओर देखते हुए कहा, हाँ, यह मजेदार है कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो। देखो, यह एक बड़ी दावत के लिए एकदम सही जगह है। लिन यू ने उस समय टेबल से उठाए गए मीट सीख का ढेर निकाला। गावू, बाय उत्साह के क्षणों में अभी भी अपनी मूल आवाजें निकालता था। बाय, तुम कहाँ से आती हो? लिन यू ने आसमान में 2 पूरे चांद देखे। अचानक उसे एहसास हुआ, बाईं ओर वाला थोड़ा बाईं ओर चला गया था। लिन यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसने कुछ ऐसा देखा है जो असल में कभी नहीं होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि यह एक ऑब्जेक्टिव नियम था जो होना ही नहीं चाहिए था। आसमान में वे 2 डरावने चांद, बाईं तरफ वाला असल में थोड़ा बाईं ओर चला गया। इससे दोनों चांदों के बीच की दूरी भी थोड़ी बढ़ गई। ये दोनों चांद हमेशा आसमान में रहे हैं, बहुत कम दिनों को छोड़कर। ऐसा लगता है कि वे हर रात आसमान में तैरते हैं। दिन के समय वे कभी दिखाई नहीं देते। लिजर्डमैन के रहस्यमयी अनुष्ठानों में दोहरे चंद्रमाओं में रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। लिजर्डमैन को लगता है कि बाईं ओर वाला पुल एक पुल है जिससे उनके पूर्वज आए थे, और उनके रीति रिवाजों में 12 कच्चे जेमस्टोन इकट्ठा करके उस रहस्यमयी चीज को बुलाया जा सकता है। रहस्यमयी चीज को बुलाने की जगह इत्तेफाक से जमीन के नीचे छिपी एक बड़ी मूर्ति के मुंह में है। उस मूर्ति की बनावट असल में एक खड़े हुए पौराणिक विशालकाय जानवर के बच्चे जैसी है। क्या ये सब संयोग है? स्पष्ट नहीं। इस पर सोचने पर ऐसा लगता है कि इस दूसरी दुनिया में आने के बाद से ही इन दोनों चांदों की अलग अलग जगहों पर काफी मौजूदगी रही है। इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं, लिन यू ने रात के बारे में सोचा। इस दूसरी दुनिया में रात का समय मना है। ये जानने से पहले कि लिजर्डमैन का स्वेट ब्लड लगाने से म्यूटेंट जीवों को पास आने से रोका जा सकता है, इंसान रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। बहुत ज्यादा खतरनाक म्यूटेंट जीव रात में बहुत एक्टिव और गुस्सैल होते हैं, और उनके डर से इंसान उन 2 चांदों को नहीं देख पाते जो सिर्फ रात में दिखते हैं। जब से उसके पास खिड़कियां थीं और उसे लिजर्डमैन के पसीने के खून के राज के बारे में पता था, लिन यू रात में इन साफ चांदों को दूसरों से ज्यादा देख पाता था। उनसे परिचित होने के कारण लिन यू उनके मूवमेंट पैटर्न को अच्छी तरह समझ गया। वे हमेशा बाएं से दाएं और पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, और उनके बीच से ही दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन अब अपनी आंखों से बाएं चांद को थोड़ा बाईं ओर जाते हुए देखने के बाद लिन यू ने अपने शक को पक्का कर लिया। वह चांद अजीब है। इसमें ऐसी शक्ति है जो प्राकृतिक नियमों से परे है। इसे चलाने वाली ताकत शायद वही चीज हो सकती है जो दीवार पर बनी तस्वीर में दिखाई गई है। लिन यू ने उसे देखा, और ऐसा लगा जैसे उसने भी लिन यू की नजर को महसूस कर लिया हो, और आगे की हरकत बंद कर दी। लेकिन लिन यू को साफ पता था कि यह उसकी वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यह सही जगह पर पहुंच गया था। बाय, क्या तुमने भी देखा? लिन यू ने देखा कि बाय भी आसमान की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे दाईं ओर के चांद में ज्यादा दिलचस्पी थी। मास्टर, वह तो बहुत जाना पहचाना है।
बाई दाईं ओर चांद को देख रहा था, लिन यू की बात को नजरअंदाज करते हुए, और अपने आप बोला, वह बाई को शेल्टर जैसा महसूस कराता है। वास्तव में, लिन यू मुस्कुराए, इसमें क्या समानता है, शेल्टर ज्यादा बेहतर है। लो, कुछ खा लो, तुम तो मुझे खाते हुए देख रहे थे। लिन यू ने एक लॉन हेडेड बेयर स्टेक उठाया और बाई को दिया, जो बीच बीच में आसमान की तरफ देखते हुए खा रहा था। लिन यू एक तरफ मुड़ी, पास की घास पर पत्थरों से एक प्लेटफॉर्म बनाया, और फिर सिस्टम टैबलेट निकाल ली। क्या आप चाहेंगे एक छोटा सा एलॉय शेल्टर बनाना? जमीन या जमीन के नीचे चुने। अंडरग्राउंड एलॉय शेल्टर बनाने का विकल्प चुने। लिन यू के कई ऑपरेशन के बाद सफेद रोशनी की चमक के साथ पत्थर के प्लेटफॉर्म पर नीचे की ओर एक गोल एलॉय का ढक्कन दिखाई दिया, जो बाई के लिए आसानी से गुजरने के लिए बहुत छोटा था। लिन यू ने उसे खोल दिया और ऊपर एक एलॉय गेट लगा दिया, जिससे बाई अंदर आ सके। बाई, चलो आज शेल्टर में वापस नहीं जाते, हम कल सुबह वापस जाएंगे। लिन यू को दिमागी थकान महसूस हुई। इसके अलावा लगातार 2 लड़ाइयों के बाद, हालांकि वह शारीरिक रूप से लड़ने में सक्षम था, लेकिन उसकी आत्मा कुछ थक गई थी। सेल्फ हीलिंग एबिलिटी पूरी तरह से पावरफुल नहीं है। लिन यू ने शेल्टर में गैसोलीन जनरेटर लगाया और लाइटिंग की, लेकिन इस बार स्पेस स्लीप पॉड के बिना। उसके पास हमेशा की तरह लकड़ी का बिस्तर हटाने और फर्श पर एक बड़ी ऊन की चटाई बिछाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाई इस अंडरग्राउंड शेल्टर में गई, चारों ओर देखा और कुछ हैरान दिखी। कुछ हमारे पहले शेल्टर जैसा है ना? लिन यू ने इस साधारण जगह को देखा, 40 वर्ग मीटर, सिर्फ मिश्र धातु से बना, लेकिन पिछले छोटे आश्रय से ज्यादा अलग नहीं। लिन यू लेट गया और उन दिनों को याद करने लगा जो उसने और बाई ने इस दूसरी दुनिया में साथ बिताए थे। उस समय वह आयरन स्पीयर लेकर कहीं से भी आ जाने वाले अलग अलग म्यूटेंट जीवों से लड़ता था। उसे याद आया कि एक बड़े टिड्डे ने उसे घेर लिया था, और बाद में बर्फबारी के दौरान बहुत सारे म्यूटेंट जीव शेल्टर के पास खुद को गर्म करने आए थे। कैसे उसने आयरन स्पीयर चलाया और उन म्यूटेंट जीवों के खिलाफ बाई के साथ लड़ाई की। इसके बाद छोटा शेल्टर लगातार बढ़ता गया, उसकी सुरक्षा मजबूत हुई, और उसके हथियार आयरन स्पीयर से अलॉय टैक्टिकल क्रॉसबो में बदल गए। फिर M19 पिस्टल में आखिरकार उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई। आजकल वह आयरन मैन की तरह सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर भी पहन सकता है, आसमान में उड़ सकता है और धरती में गोता लगा सकता है। दुश्मन की सेना के बीच से अपना रास्ता ऐसे बना सकता है जैसे वह किसी ऐसी जगह पर हो जहां कोई दुश्मन न हो। यहाँ तक कि वह अपनी बुद्धि और लड़ाई की ताकत का इस्तेमाल करके उस बहुत बड़े मिथिकल जायंट बीस्ट को भी हरा सकता है, और सीक्रेट रेल्म बीस्ट से खराब हुए पूरे इलाके को साफ कर सकता है। लेकिन इस दूसरी दुनिया में जाने से पहले की बात याद करें तो वह बस एक आम इंसान था। मास्टर, सोच रहे हैं किस बारे में? बाई भेड़ की खाल की चटाई पर लेटा हुआ लिन यू को एयर कंडीशनर लगाते हुए देख रहा था। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। अब यह आम इंसानों से लगभग अलग नहीं रह गया है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो यह उनसे भी बेहतर है। कुछ नहीं बाई, मैं बस पहली बार की बात याद कर रही थी जब हम मिले थे, जब हमारे पास सच में कुछ भी नहीं था। लिन यू ने एयर कंडीशनर चालू कर दिया, जिससे कमरा थोड़ा गर्म हो गया। हालांकि यहाँ आपदा का चक्र साल के बाद आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया की तरह ही एक आपदा भी आ रही है। इन सूखी लंबी घासों से ये देखा जा सकता था कि निकट भविष्य में ऐसा होगा। मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ तक कि बाई को भी इसकी आदत नहीं है। लिन यू उठी और बिस्तर पर लौटने से पहले बाई पर एक और मोटा कंबल डाल दिया। मास्टर, उस समय तो ऐसी ही ठंड लगती है। बाई हिली नहीं, आज वह काफी थकी हुई थी। लगभग पूरे दिन ये बिना रुके उड़ता रहा। कभी कभी इसे खुद भी लड़ाई में शामिल होना पड़ता था। वुल्फ हेडेड मैन के साथ बातचीत आसानी से नहीं चल रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी ठंडे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे लड़ाई लंबी चल रही थी। इसलिए उसे अपनी ताकत से उन वुल्फ हेडेड मैन को काबू में करने के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ा। हालांकि इन मुलाकातों के दौरान उसने सच में काफी खाया, लेकिन ज्यादा शारीरिक मेहनत की वजह से वह काफी थक गया। हाँ, ठंड थी, लेकिन तब हमारे पास एक बड़ी फायरप्लेस थी। मुझे अभी भी याद है, तुम बस एक छोटे से जीव थे, आप जैसे नहीं बोल सकते थे, एक इंसान की तरह सोच सकते थे, इतने मुश्किल काम खुद कर सकते थे। लिन यू बिस्तर पर टिककर बाई को देखते हुए बातें कर रही थी। बाई अचानक उठ बैठी। मास्टर, बाई बोल सकती है, क्या मास्टर अंदर से असहज महसूस कर रहे हैं? लिन यू ने अपना सिर हिलाया। पहले तो थोड़ा डर लगा, आखिर तुम्हें पता है, इंसान उन जीवों से डरते हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं या जिनमें इंसानों जैसी बुद्धि होती है, तुम समझते हो, है ना?
बाई ने सिर हिलाया। ये सच में फेई यू और उसके लोगों की आंखों से डर जैसी चीज देख सकता था। इंसान भी ऐसे ही होते हैं जो पूरी तरह अनजान चीजों से डरते हैं, जो उनके नजरिए से मेल नहीं खाती या उनकी समझ की हद पार कर जाती हैं। जैसे यह मानना कि मौत के बाद आत्माएं होती हैं और आत्माएं डरावनी चीजें होती हैं, खासकर रात में, जो लोगों को बहुत ज्यादा चिंता में डाल देती हैं। लिन यू धीरे धीरे बोल रही थी और बाई धीरे धीरे सुन रही थी। तो सच में शुरू में तुम्हें इंसानी आवाज में बोलते हुए सुनकर मुझे सच में हैरानी हुई कि क्या हमारे बीच चीजें बदल गई हैं, क्योंकि तुम्हें पता है, किसी भी हिसाब से इस दूसरी दुनिया में आने से पहले मैं बस एक आम इंसान था, जितना आम हो सकता था, इसलिए शुरू में इसे मानना सच में मुश्किल था। अब मान लो। बाई ने लिन यू की तरफ देखा। मास्टर की सोच बदल गई है। हाँ, बदल गई हो, मुझे लगता है। चाहे कुछ भी हो, तुम अब भी तुम हो, तुम अब भी बाई हो, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। चाहे तुम कोई भी रूप लो, तुम वही बाई हो जिससे मैं सबसे ज्यादा परिचित हूँ, है ना? बाई ने सिर हिलाया। हाँ, बाई, बाई है। तुम हो, इसलिए मैंने इसे मान लिया, यह महसूस किया। भले ही तुम बोलो, तुम फिर भी बाई हो, और मुझे पता चला तुम्हारी बोलने की काबिलियत से हमारी बातचीत बहुत आसान हो गई है ना? तुम जो भी सोचते हो, तुम शेयर करते हो, और मैं समझता हूँ, और मैं जो भी सोचता और बताता हूँ, तुम अब भी समझते हो। यहाँ तक कि वे कोबोल जो बातें कहते हैं, तुम दोनों समझते हो और उनका अनुवाद कर सकते हो। तो सच में, अब मुझे लगता है कि यह इस तरह से काफी अच्छा है। लिन यू ने काफी देर तक बात की। उसे ऐसा लगा जैसे उसने आखिरकार वह सब कुछ कह दिया जो वह काफी समय से कहना चाहता था। बाय, समझ गया। छोटा सा जीव भेड़ की खाल की चटाई पर लेटा हुआ था। उसकी रूबी जैसी आंखें दूसरी तरफ देख रही थीं। मास्टर की समझ से बाहर था, इसलिए शुरू में मास्टर के लिए मानना मुश्किल हो गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो मास्टर ने तुरंत मान लिया, जल्दी मान लिया। हाँ, जल्दी मान लेना अच्छा है, इससे बातचीत आसान हो जाती है। असल में मुझे ये भी लगता है कि कोई ऐसा हो जो मेरे विचारों को समझ सके और जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा हो, इससे मैं काफी खुश रहता हूँ। नहीं, ऐसा लगता है कि सो कॉल्ड लोन वुल्फ बनना उतना अनकंफर्टेबल नहीं है ना? लोन वुल्फ, मास्टर सच में उन इंसानों से अलग है। बाई को फेई यू और उसके लोगों की याद आए। वह उनके और लिन यू के बीच का बुनियादी अंतर समझ सकता था। लिन यू को हमेशा अकेले रहना पसंद था। वह किसी पर भरोसा नहीं करती थी और कभी भी दूसरों के साथ कोई जीवन निर्भर ग्रुप नहीं बनाती थी। फेई यू और उसके दोस्त लिटिल आइस लिजर्ड्स की तरह ग्रुप में रहना पसंद करते थे। जब लोगों का एक ग्रुप किसी कॉमन मकसद के लिए मिलकर काम करता है, तो उनकी ताकत पूरी तरह से बढ़ जाती है। बाई को लगा कि भले ही उनकी हर काबिलियत बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन जब उन्हें मिलाया गया तो वे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गईं। लेकिन ऐसा लगा कि जब वे सब एक साथ आए, तब भी वे मालिक जितने ताकतवर नहीं थे। बाई ने यह बात बहुत गहराई से महसूस की। आखिरकार, ये शुरू से ही लिन यू के साथ था, उस छोटे से शेल्टर से लेकर आज तक, हमेशा साथ। मास्टर, क्योंकि ताकतवर, इसलिए अकेला भेड़ लिया। बाई ने एक पल सोचा, फिर कहा, नहीं, मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं बस दूसरों से ज्यादा लकी हूँ। तुमने अनगिनत बार देखा है, जब तक मैं उन म्यूटेटेड जीवों को हराता हूँ, मुझे खजाने के बक्से पाने की काबिलियत मिलती है। मैं दूसरों से ज्यादा ताकतवर कैसे हूँ? इस काबिलियत की वजह से मुझे सच में अकेले ही काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया, तो शायद हर कोई मुझे पकड़ना चाहेगा। लिन यू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। सच में यही बात थी। इस काबिलियत के बिना भी वह अकेले रहने का तरीका चुनता, लेकिन ठीक इसी काबिलियत की वजह से वह इतने आराम से रहता था जैसा कि वह अब रहता है। नहीं, मास्टर अलग है। बाई ने लिन यू को देखते हुए सिर हिलाया। हालांकि मास्टर की काबिलियत बहुत जरूरी है, लेकिन मास्टर पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं रहता। इसके बजाय वह लगातार लड़ता है, खजाने के बक्सों से मिली चीजों का समझदारी से इस्तेमाल करता है और लगातार अपनी ताकत बढ़ाता है। मास्टर की ताकत इसी बात में है। इस काबिलियत के बिना भी मास्टर समझदारी से और मजबूत बन जाएगा। बाई लगातार बोलती रही और अपनी सारी बातें बताती रही। असल में काबिलियत के बिना भी लिन यू स्टेज तक पहुंच गई जिसे बाई ताकतवर मानते थे, और यह सब्जेक्टिव नहीं था। सिर्फ खजाने के बक्सों की चीजों पर भरोसा करके वह अकेले ही इतने सारे म्यूटेटेड जीवों को मार सकता था। यहाँ तक कि लिजर्डमैन भी डर के मारे सिर्फ भाग सकते थे, और मिथिकल जायंट बीस्ट कुछ भी नहीं था। उनकी बहुत अच्छी सीखने की क्षमता और लगभग बिना गलती के काम
साथ ही सावधानी और सही फैसले ही मुख्य कारण थे जिनकी वजह से लिन यू इतने ताकतवर बन गए। ये कहा जा सकता है कि इस काबिलियत के बिना भी लिन यू एक अकेला भेड़िया बनकर रह सकता है, एक अनोखा वजूद बन सकता है और लगातार मुश्किलों वाली इस दुनिया में फल फूल सकता है। और इस काबिलियत के साथ लिन यू की क्षमता बढ़ गई, जिससे सब कुछ बहुत आसान हो गया। बाई ने इसे ऐसे ही देखा। सच में बाई, तुम मुझे ज्यादा समझते हो। लिन यू ने अपने हाथों को सिर के पीछे बांध लिया और छत की ओर देखने लगा। वो खुद को इतना शक्तिशाली नहीं मानता था। अच्छी किस्मत और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से सब कुछ आसान हो गया। हालांकि उन्होंने वाकई अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने बेस्ट हासिल किया था। इंसान हमेशा वे चीजें चुनते हैं जो वे कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं उठाते। जरूरी यह है कि किसी चीज में दिलचस्पी हो। फे यू ने एक बार इसका जिक्र किया था और लिन यू ने इसे फिर से बाई को बताया। अब उसे सच में और मजबूत बनने, सभी पुराने जमाने के बड़े जानवरों को खत्म करने और पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को भी खत्म करने में बहुत दिलचस्पी है। हर चीज उसे दिलचस्प लगती थी। एक्सप्लोरेशन लैंड में रात दूसरी दुनिया जितनी ही लंबी होती है। लिन यू और बाई दोनों बहुत थके हुए थे, फिर भी वे बातें करते रहे। लेकिन ये समझे बिना कि आखिरी वाक्य किसने कहा, वे दोनों बेहोश हो गए। लिन यू फिर से जाग गया। लाइट अभी भी जल रही थी और उसने सिस्टम टैबलेट पर नजर डाली। दूसरे दिन पहले ही 9 बज चुके थे। मास्टर, क्या आप जाग गए हैं? बाई ने भी अपनी आंखें खोली। जमीन पर भेड़ की खाल के पैड पर लेटा हुआ लिन यू को घूर रहा था। मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा है कि उस पौराणिक विशाल जानवर के साथ क्या हुआ था। जागो, लिन यू ने जम्हाई ली। उसे हैरानी हुई कि वो कितनी देर तक सोया था। 9 बजे के बाद जागना, ये काफी दुर्लभ लगता है। आज एपोकैलिप्स कैलेंडर का 49वां दिन है। समय हमेशा ऐसा ही होता है, जब आपको लगता है कि यह तेज है तो ये धीरे धीरे बीतता है, और जब आपको लगता है कि यह धीमा है तो ये तेजी से बीत जाता है। एयर कंडीशनिंग लगातार चल रही थी, जिससे लॉय शेल्टर का टेम्परेचर काफी आरामदायक था। फिर भी लिन यू समझ गई कि बाहर ऐसा जरूरी नहीं होगा। उसने स्टोरेज स्पेस से शीपस्किन कोट निकाला। उसे लगा कि यहाँ आने से पहले उसे साथ लाना समझदारी थी। कल 0 डिग्री था, आज और भी ज्यादा ठंडा होगा, है ना? कल एपोकैलिप्स कैलेंडर का 50वां दिन है, और यह वह दिन भी होगा जब तबाही का ये दौर आएगा। आज बाहर काफी चहल पहल होनी चाहिए। लिन यू ने उन 4 आपदाओं को याद किया। ऑक्सीजनेशन, सूखा, रेतीला तूफान और कीड़ों का प्रकोप। ऑक्सीजनेशन ने पहले ही तापमान को कुछ हद तक कम कर दिया है, जबकि सूखे ने जंगली घास की जान ले ली है और आग लगने, रेत के तूफान और कीड़ों के फैलने का खतरा बढ़ा दिया है। लिन यू ने अभी तक उन्हें महसूस नहीं किया था। शायद वे भूकंप की तरह अचानक आ जाएंगे। लेकिन बाई ने जिस पौराणिक विशाल जानवर का जिक्र किया है, उससे ऐसा लगता है कि वह बहुत पहले निपट चुका है। बाई, बेशक मैंने इससे निपटा। इस चीज से। लिन यू ने सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर निकाला। तुम्हें पता है, इस बार उस पुराने जमाने के बड़े जानवर के 2 सिर थे और वह अपनी पूंछ से धुंध बना सकता था, है ना अजीब? मास्टर, 2 सिर वाला पौराणिक विशाल जानवर? बाई कुछ हैरान हुआ। क्या धुंध भी बना सकता है? हाँ बाई, हालांकि तुम्हें दोनों बार वह पुराना बड़ा जानवर देखने को नहीं मिला, लेकिन वे जरूर अजीब लग रहे थे। पिछली बार वह बिना कवच वाला कछुआ जैसा था, और इस बार वह 2 सिर वाला थंडर ड्रैगन था जो धुंध फेंक सकता था। ये सच में अजीब है। लिन यू ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा। उसे लगा कि उसे बाहर जाना चाहिए, भले ही यहाँ अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सिस्टम टैबलेट खोलने पर वर्ल्ड रैंकिंग रिवॉर्ड्स का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, इस बार हमेशा की तरह। मास्टर, भेड़िया सिर वाले आदमी की अपनी पौराणिक कथाएं हैं। बाई के अचानक से कहे गए वाक्य ने लिन यू को, जो रैंकिंग चेक करने ही वाला था, कंफ्यूजन में सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। पौराणिक कथा? कौन सी पौराणिक कथा? मास्टर, भेड़िए के सिर वाला आदमी इस दुनिया में आने पर अपनी पौराणिक कथाएं रखता है, जिसमें भगवान और पवित्र हैं। बाई ने जवाब दिया। भगवान और पवित्र? हाँ, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं भगवान क्यों हूँ और तुम पवित्र क्यों हो। उस बूढ़े भेड़िए जैसे सिर वाले आदमी ने कितनी गोलमोल बातें की थी। लिन यू को याद आया कि सच में ऐसा ही था। वो बस इतना जानता था कि वुल्फ हेडेड मैन कबीले को भी कहीं से इस दूसरी दुनिया में किडनैप कर लिया गया होगा, ठीक वैसे ही जैसे धरती से पूरी इंसानियत को किडनैप कर लिया गया था। लेकिन उनके पास धरती के लोगों जैसा कोई इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है। वे लिजर्डमैन की तरह ज्यादा पुराने और प्राचीन हैं। फिर भी
वुल्फ हेडेड मैन साफ तौर पर लिजर्डमैन सभ्यता से ज्यादा एडवांस्ड और मजबूत है। छिपकली इंसानों का एक तथाकथित भगवान होता है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वुल्फ हेडेड मैन का भी एक होगा। लिन यू को बस एक ही बात समझ नहीं आ रही थी कि भेड़िए के सिर वाले आदमी ने बाई को आसानी से पवित्र क्यों कहा, जबकि उसे भगवान कहा। एक ऐसी बात जिसे सिर्फ बाई ही समझा सकती थी। भेड़िए के सिर वाले आदमी की पौराणिक कथा में भगवान हर चीज का बनाने वाला नहीं बल्कि हर चीज को खत्म करने वाला है। सब कुछ नष्ट कर दो। लिन यू हैरान था, उसे लगा कि यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। भेड़िया जैसे दिमाग वाले लोगों को भगवान ने इस जमीन पर भेजा था। उनकी पिछली दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई थी, इसलिए वे भगवान को वॉर गॉड कहते हैं। बाई ने आगे कहा, वॉर गॉड। लिन यू को याद आया कि असल में इस बार के अलावा ये हमेशा ताकत का इस्तेमाल करके बोलने के बारे में था, क्योंकि वह एक से ज्यादा बार वुल्फ हेडेड मैन पर हमला कर चुका था। भेड़िए के सिर वाले आदमी ने कहा कि भगवान सब कुछ खत्म कर देंगे और डर फैला देंगे। भगवान मेटल के कपड़े पहनकर उड़ते हैं, हथियार लेकर सब कुछ खत्म कर देते हैं, फिर सब कुछ फिर से बना देते हैं। भगवान के पास एक सफेद बड़ा ड्रैगन होगा जो पवित्र को दिखाता है। बाई ने समझाया। लिन यू ने सिर हिलाया। ऐसा लगा कि कुछ चीजें एक बार फिर उसकी उम्मीदों से बढ़कर थीं। बनाने वाले भगवान, युद्ध के भगवान और विनाश के भगवान। मेटल के कपड़े पहनकर उड़ने वाला वुल्फ हेडेड मैन इस ग्रह पर आया, जिसके पास तबाही मचाने और फिर से बनाने की बहुत ज्यादा ताकत थी। कहा, एक सर्वाइवर की तरह। बचे हुए लोग हथियारों से किसी भी गड़बड़ी को खत्म कर देते हैं और सिस्टम का इस्तेमाल करके इमारतें और चीजें बनाते हैं। जहां तक उड़ान की बात है, ये लगभग वैसा ही है जैसा मैं अभी हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि वे भेड़िया सिर वाले लोग उसे भगवान कहते हैं। भेड़िए के सिर वाले लोगों के लिए मुश्किल समय में भगवान के गायब होने के बाद सफेद ड्रैगन उन्हें बचाने के लिए आता है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। भेड़िए के सिर वाले लोगों के इतिहास में पवित्र जीव एक से ज्यादा बार आया है, इसीलिए वे पवित्र ड्रैगन को एक पवित्र जानवर मानते हैं जो उन्हें बचाता है। जब भगवान आता है, अगर पवित्र ड्रैगन भी आ जाता है, तो भेड़िए के सिर वाले लोग अपनी पुरानी शान वापस पा सकते हैं और अपने वतन लौट सकते हैं। आखिरकार बाई ने बोलना खत्म किया और लिन यू को समझ में आया कि तथाकथित भगवान और पवित्र क्या दिखाते हैं। वुल्फ हेडेड लोगों के तथाकथित मिथकों से कुछ दिलचस्प बातें पता लगाई जा सकती हैं, लेकिन इन कहानियों में एक सफेद बड़े ड्रैगन की भूमिका ने लिन यू को हैरान कर दिया। सफेद विशालकाय ड्रैगन। बाई के साथ क्या यह एक संयोग है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि यह इस लिजर्ड कबीले से मेल खाता है? लिन यू को लगा कि शायद यह इतना आसान नहीं था। मास्टर, वुल्फ हेडेड पीपल्स माइथोलॉजी में कैम्बरक नाम का एक विपत्ति देवता है और साथ ही। रुको बाई, क्या तुम इसे फिर से कह सकते हो? लिन यू को अचानक लगा कि उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई है। ये नाम सच में यादगार था। वुल्फ हेडेड पीपल्स माइथोलॉजी में कैम्बरक नाम का एक विपत्ति देवता है, मास्टर। बाई ने फिर दोहराया। सच में अपने मास्टर की सरप्राइज से वह हैरान रह गया। कैम्बरिक, क्या यह उस पुराने जमाने के बड़े जानवर का नाम नहीं है? पहला वाला। लिन यू को अपने सिर पर झुनझुनी महसूस हुई। बाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? ये जानकारी तुम्हें मेरे बिना नींद वाले सपनों के बारे में सुनकर तो नहीं मिली है ना? पौराणिक विशाल जानवर का नाम कैम्बरक है, मास्टर। वुल्फ हेडेड पीपल की पौराणिक कथाओं में कैम्बरक सिर्फ एक आपदा देवता है जो धरती को उठाए हुए है। ये सभी पौधों और जीवन का पालन पोषण करता है। एक और 2 सिर वाले आपदा देवता का नाम बेवली हिल्स है। क्या तुम सच कह रहे हो? लिन यू ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। अगर कैम्बरक पहला पौराणिक विशालकाय जानवर एक कहानी हो सकती है जिसे बाई ने उसे नींद में बात करते हुए सुनकर बनाया हो, तो बेवली हिल्स नामुमकिन है। बाई को इसका नाम बिल्कुल नहीं पता होगा। आखिरकार ये वही पौराणिक विशालकाय जानवर है जिसे उसने अभी अभी हराया था। एक ऐसा नाम जो बाई ने वुल्फ हेडेड पीपल्स के एक्सप्लोरेशन एरिया से नहीं सीखा होगा। मास्टर, वुल्फ हेडेड पीपल की पौराणिक कथाओं में कैम्बरक धरती को उठाता है और जीवन को पालता पोसता है। उसकी पीठ पर मैदान और बड़े बड़े पेड़ हैं, जिसके नीचे समुद्र छिपा है। जब वह गुस्से में नहीं होता, तो वुल्फ हेडेड पीपल की जमीन स्थिर रहती है, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा फूटता है, समुद्र में लहरें उठती हैं और पूरी धरती हिल जाती है, जिससे लैंडस्लाइड होता है। इसीलिए वुल्फ हेडेड पीपल उस पहाड़ जैसे कैम्बरक को मुसीबत का देवता कहते हैं।
बाई के बोलने के बाद उसने लिन यू की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि उसके मालिक का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। लिन यू को ऐसा लग रहा था जैसे वह इस समय एक सपने में था, एक ऐसा सपना जिसमें उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये घुटन वुल्फ हेडेड पीपल की पौराणिक कथाओं, उनके विपत्ति देवता के संदर्भ और उसके विवरण से उपजी थी। कैम्बर्क, क्या यह उस पहले पौराणिक विशालकाय जानवर का नाम नहीं है जिसे उसने मारा था? लेकिन ये नाम पहले क्यों आएगा? जब किसी पौराणिक विशालकाय जानवर को मारना हो, तो क्या उसे दर्जनों, सैकड़ों, हजारों या लाखों में से किसी एक को नहीं मारना चाहिए, और उसका नाम ऐसा कोई क्रम में नहीं होना चाहिए? इसके अलावा बाई ने जो बताया, आपदा देवता कैम्बर्क पर जमीन, घास और बड़े पेड़, लगता है कि वे किसी और चीज का नहीं बल्कि नया जीवन बनाने का प्रतीक है। और एक और बात, जब कैम्बर्क को गुस्सा आएगा तो पूरी धरती हिल जाएगी, जमीनें अलग हो जाएंगी, ऐसा लगता है भूकंप। ये हो सकता है। लिन यू को अब एक अजीब आइडिया आया। अगर पौराणिक विशालकाय जानवर कैम्बर्क भूकंप की आपदा का प्रतीक है, तो क्या इसे नष्ट करने का मतलब ये होगा कि दूसरी दुनिया में भूकंप को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? लिन यू को लगा कि उसका यह आइडिया सच में बहुत ज्यादा काल्पनिक था। मास्टर, बेवली हिल्स मुसीबत के देवता वुल्फ हेडेड पीपल की पौराणिक कथाओं में भी एक अहम जगह रखते हैं। कहानी है कि बेवली हिल्स के दो सिर हैं, एक के कई दांत हैं और दूसरे के पतले लंबे बाल हैं। बेवली हिल्स के सिर के नीचे एक लंबी गर्दन है और उसकी पूंछ से बहुत ज्यादा धुंध निकलती है। एक बार गुस्सा होने पर धुंध जहरीली हो जाती है, जिससे सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसीलिए वुल्फ हेडेड पीपल बेवली हिल्स को मुसीबत का देवता कहते हैं। बाई के ये कहने के बाद वह भी थोड़ी थकी हुई लग रही थी। ये बातें उसने पुराने वुल्फ हेडेड लीडर से सुनी थी, हालांकि दिलचस्पी न होने के कारण उसे सिर्फ मुख्य बातें ही याद थीं। लेकिन असल में उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन यू इतनी गंभीरता से सुनेगा, और उसका एक्सप्रेशन और भी अजीब लगने लगा। लिन यू को पता नहीं था कि वह इन लगातार घटनाओं से वाकई हैरान थी। आखिर कौन सोच सकता था कि जिन दो पौराणिक विशाल जानवरों को उसने अभी अभी हराया था, वे भेड़िए के सिर वाले लोगों की मुसीबत के देवता होंगे। इसके अलावा इन दो मुसीबत के देवताओं के नाम, जानकारी, सब कुछ दो पुराने जमाने के बड़े जानवरों से पूरी तरह मेल खाता था। जरा सी भी गड़बड़ी नहीं। इसमें बस इतनी कमी है कि बाय लाइव एक्सप्लेनेशन के लिए अपनी फोटो नहीं दिखा पाती। बाय, इसे देखो। लिन यू ने सोचा कि बाय को सच में अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। बाय को सिस्टम टैबलेट देते हुए लिन यू भी सोच में पड़ गई। पिछली सोच के आधार पर बेवली हिल्स की कंट्रोल तबाही धुंध होगी, या यूं कहे कि टॉक्सिक धुंध। हालांकि उसका यह विचार काफी अजीब था, लेकिन लिन यू को इस तरह सोचना कुछ दिलचस्प लगा। मास्टर, आपने जिन्हें हराया था वे थे कैम्बर्क और बेवली हिल्स। बाई को भी कुछ अजीब लगा। बहुत इत्तेफाक है, या यूं कहे कि बहुत ज्यादा सोच समझकर। हाँ, जब तक कि वुल्फ हेडेड पीपल के पास इन दो मॉन्स्टर्स के नाम जानने का कोई तरीका न हो। बाय, मुझे बताओ, तुमने बेवली हिल्स नाम कब सीखा? लिन यू को लगा कि जब तक वुल्फ हेडेड पीपल के पास भी ऐसा सिस्टम न हो जो इंसानों की तरफ से आने वाली सभी चैनल की घोषणाओं को सुन सके, नहीं तो वे जिस कथित पौराणिक कथा का जिक्र कर रहे हैं वह सच में बहुत बेतुकी है। मास्टर, आपके जाने के कुछ समय बाद बाय वुल्फ हेडेड लीडर के साथ था जिसने बाय को ये मिथक बताए थे। बाय ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर बहुत उलझन दिख रही थी। अब उसकी आंखें भी लिन यू की तरह ही हैरानी से भरी हुई थी। यह इतना इत्तेफाक क्यों है? शायद ऐसा हो। लिन यू ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वह बकवास कर रहा हो। पहला पौराणिक विशालकाय जानवर जो हमें मिला वह कैम्बर्क हो सकता है और होना ही चाहिए, वह बिना खोल वाला कछुआ, और दूसरा बेवली हिल्स हो सकता है और होना ही चाहिए, जो दो सिर वाला थंडर ड्रैगन है। बाय ने सिर हिलाया। मास्टर, आप जो सोच रहे हैं वह सच में बहुत अजीब है, और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। लिन यू जानता था कि उसका विचार बहुत ही हास्यास्पद था, फिर भी कोई और सही जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि बाय को पौराणिक विशालकाय जानवरों को मुसीबतों से जोड़ने के बारे में न बताना ही बेहतर होगा, वरना बाय सोचेगी कि वह पागल है। मास्टर, अगर अगले पौराणिक विशालकाय जानवर का नाम स्किरापेक है, जिसके सिर पर भाले जैसे 3 लंबे सींग हैं, तो आपकी सोच सच में सही हो सकती है, बाय ने आखिर में कहा। लिन यू ने भी सिर हिलाया। उसने सुपर अलॉय फ्लाइंग आर्मर पहना और उसे सफलतापूर्वक स्टॉर्ट करने के बाद उसने बाहर निकलने के दरवाजे की ओर देखा।
बाहर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज एलोए दरवाजे से टकरा रही है, जिससे लगातार खनकने की आवाज आ रही है। दुश्मन या कुछ और? लिन यू ने बाई की ओर देखा। मास्टर, फिर भी हमें बाहर जाना चाहिए। शेल्टर में वापस जाना होगा। बाई खड़ा हुआ। पूरी नींद के बाद वह अब लड़ाई के लिए पूरी तरह से ठीक हो गया था। और लिन यू जरूर जल्दी से शेल्टर में वापस जाना चाहती थी। कल की मुसीबत का सामना करने के लिए बहुत सी चीजें करनी होंगी। जहां तक यहाँ वुल्फ हेडेड लोगों की बात है, तो इस मुसीबत के खत्म होने के बाद इस पर बात की जाएगी। चलो बाई, जैसा तुमने कहा, पहले कुछ काम करने होंगे। वैसे क्या तुम पैलेडियम ट्रेजर चेस्ट खोलने में इंटरेस्टेड हो?